Hello everyone, welcome to the course. So this is the first lecture. So we should see कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी क्यों चाहिए, क्या फ़ायदे हैं उसके. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या क्यों करना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो सबसे पहले फैक्टर है पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट योर स्किल्स. मतलब देखो, पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट एज इन यू आर वर्किंग इन पब्लिक. ठीक है, तुम एक्चुअली बहुत सारी साइट्स पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो. सो यू आर एक्चुअली वर्किंग पब्लिकली, तुम्हारा एक नाम बन रहा है. ठीक है, सो लाइक डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स के थ्रू नाम बनाते हैं, तुम अपनी साइट्स पे कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट कर करके अपना नाम बना रहे हो. सो दोनों अपनी जगह सही है. ठीक है, सम प्रोग्रामर्स हैव स्किल्स, एल्गोरिथमिक स्किल्स, सम प्रोग्रामर्स हैव सम लाइक डेवलपमेंट स्किल्स. ठीक है, सो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ पब्लिकली थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, तुम्हारी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत सही हैं. यू एक्चुअली नो वेरी मच एल्गोरिथम्स, यू एक्चुअली नो हाउ टू सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. ये बहुत सही फैक्टर है तुम्हारे साथ. सो हाउ यू आर एक्सपोजिंग पब्लिकली, तुम्हारी एक प्रोफाइल बन रही है. If you are working on various sites like on CodeGen, on HackerRank, on Spot, on CodeChef, बहुत सारी साइट्स हैं. सो किसी भी साइट पे तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे कॉन्टेस्ट में जीते जा रहे हो, सो यू विल बी लर्निंग अ नेम. ठीक है, कि यार पारिक है, कोई पारिक नाम का बंदा है. इन द वर्ल्ड यू आर एक्चुअली लर्निंग फेम. ठीक है, तो तुम्हारा नाम बन रहा है. सो पब्लिकली कैसे, कि एक्चुअली तुम्हारी प्रोफाइल में तुमने जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, उस हिसाब से तुम्हारी एक रेपुटेशन बन रही है कि ये बंदे की क्या स्किल सेट है. ये बंदा एरेज में सही है, ये लिंक लिस्ट में सही है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सही है, ये रिकर्जन में सही है. सो तुम्हारा एक स्किल सेट बन रहा है. ठीक है, यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ इन एल्गोरिथम्स. सो किसी बंदे का बहुत सारा एल्गोरिथम्स में इंटरेस्ट होता है, उसका माइंड उसमें बहुत तेज चलता है. सो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर काम आता है. ठीक है, सो सबसे पहला फैक्टर है पब्लिकली तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे को एक मोटिवेटिंग फैक्टर है. ठीक है, यू आर लर्निंग फेम, यू आर अर्निंग फेम थ्रू वर्किंग पब्लिकली ऑन वेरियस साइट्स लाइक HackerRank, CodeChef, etc. So you are exposing yourself publicly. Second factor is, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जनरली सब लोग इंटरव्यूज में बैठते हैं. सो इट इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग वेल फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज. हाउ, लाइक ए टेक्निकल इंटरव्यू और अ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. 70 to 80% सेम चीज़ें हो रही होती हैं. देखो क्या हो रहा होता है प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में, क्या होता है, कोई प्रोग्रामिंग पजल मिलती है. सेम हैपेंस इन द टेक्निकल इंटरव्यू. तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग पजल दी जाएगी एंड उसको सॉल्व करवाया जाएगा. ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअली थोड़ी सी हार्ड होती है जो टेक्निकल इंटरव्यू में पूछी जाए. ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू में बस फर्क ये होता है, तुम्हें साथ साथ बताना होता है, तुम्हें एक्चुअली बताना होता है कि तुमने सॉल्यूशन कैसे करा. प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में क्या होता है, दे एक्चुअली एक्सपेक्ट कि तुम सारे टेस्ट केस पास करोगे, तुम्हारा एक्चुअली सॉल्यूशन, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है कि तुमने सॉल्यूशन कैसे करा. इट इज जस्ट की हैपनिंग ऑन द टेस्ट केसेस यू आर रनिंग एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट. ठीक है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे से कोई पूछ नहीं रहा है, और ना एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम है कि एक प्रोग्रामिंग पजल दी गई, वहां पर भी प्रोग्रामिंग पजल दी गई, सॉल्व करवाया गया, एंड एक्चुअली दे एक्सपेक्ट यू टू कोड फास्टर, टू think of the solution faster in the technical interview as well and in the programming contest as well, because 2 घंटे का होगा कॉन्टेस्ट, 3 घंटे का कॉन्टेस्ट होगा. सो 6 प्रॉब्लम्स है. सो एक्चुअली दे एक्सपेक्ट कि तुम फास्ट सॉल्यूशन सोचो. एंड इन द टेक्निकल इंटरव्यू एज वेल, कोई टेक्निकल इंटरव्यू 10 घंटे का थोड़ा ना होता है. एक्चुअली हैपेंस हाफ आवर इंटरव्यू, 1 hour इंटरव्यू, 2 hour इंटरव्यू. सो दे एक्चुअली एक्सपेक्ट कि तुम सॉल्यूशन फास्ट सोचो. एंड द बेस्ट पार्ट इज टेक्निकल इंटरव्यू का कोडिंग पार्ट इज अ केक फॉर यू. व्हाई? बिकॉज तुम इतना सारा कोड लिख लेते हो प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में कि टेक्निकल इंटरव्यू के टाइम तुम्हारे को डर ही नहीं लगता. यार कोड ही तो लिखना है, कोड तो इतना सारा लिखा हुआ है, सॉल्यूशन एक बार ही सोच लिया, तुम फटाफट से कोड कर लेते हो. दैट एक्चुअली डजंट हैपन विद डेवलपर्स. तो उनके साथ थोड़ा सा इशू होता है, काफी टाइम से कोड उनको दूसरे टाइप का कोड लिखने की आदत होती है. यू एक्चुअली नो हाउ टू राइट कोड ऑफ एल्गोरिथम्स. ठीक है, तो ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, एंड तुम एक्चुअली कोडिंग पार्ट जो है वो आराम से निकाल लेते हो. ठीक है, थिंकिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन योर स्किल. एंड एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निकल इंटरव्यू में, कितनी भी हार्ड हो, वो तुम्हारे को उससे डर नहीं लगता, बिकॉज तुम एक्चुअली उससे बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स कर चुके होते हो इफ यू हैव एक्चुअली डन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. कभी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कॉन्टेस्ट से हार्डर प्रॉब्लम टेक्निकल इंटरव्यू में नहीं आएगी. टेक्निकल इंटरव्यू में थोड़ी ईजियर इसीलिए आती है क्योंकि वो एक्चुअली इंटरव्यूअर सामने बैठा होता है, तो ही कैन ईजिली जज यू. ओके, मेक्स यू अ डिजायरेबल कैंडिडेट फॉर मेजर कंपनीज. सो big wigs like Apple, Facebook, Google, they're actually looking for talented employees. So there is a world contest, ACM, ICPC happens every year. So वो contest बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए बहुत beneficial है. If you perform good there around the world, these companies are looking for such talented employees. They always keep an eye on these types of events. So ACM, ICPC हो रहा होता है, उसमें जो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, रैंक्स आती हैं, so they see the scores. They actually find out यार ये बंदा एक्चुअली तुमने कोई पार्टिसिपेट करके कुछ अच्छा परफॉर्म करा है तो एक्चुअली तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. सो
ये अपॉर्चुनिटी राइज करने के लिए एक्चुअली दे वांट टू फाइंड द टैलेंटेड एम्प्लॉयज. सो ऐसे तो नहीं है कि वो ऐसे तो कंपनी में अप्लाई तो हर कोई कर देगा अगर ऐसा होगा. बट क्या होता है, ग्लोबल कॉन्टेस्ट है, वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है, उसमें किसी बंदे ने अच्छा परफॉर्म करा है, एक्चुअली उसने पब्लिकली परफॉर्म करा है, उसने अपने आप को प्रूव करा है बाय गेटिंग सम रैंक एंड एक्चुअली गेटिंग द स्कोर्स. सो दे एक्चुअली फाइंड आउट कि यार ये बंदा एक्चुअली टैलेंटेड है, इसने प्रेशर में परफॉर्म करा है, ये पक्का अच्छा परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द मेजर कंपनीज टू एक्सेल. ठीक है. सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इन कंपनीज में जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इफ यू परफॉर्म गुड इन वर्ल्ड कॉन्टेस्ट. ओके. मेक्स यू मोर फास्टर एंड फोकस्ड. आई थिंक फास्टर तो क्लियर ही है, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, 2 घंटे का हो रहा है, 3 घंटे का हो रहा है, तुम 5-6 प्रॉब्लम्स कर रहे हो, यू आर एक्चुअली कोडिंग फास्टर. ठीक है. सो फास्टर तो तुम हो ही जाओगे, हर चीज़ में हो जाओगे. इट एक्चुअली यू विल सी आफ्टर सम टाइम कि तुम लाइफ में भी फास्टर हो रहे हो, तुम्हें हर चीज़ में आदत पड़ गई है कि यार इसको जल्दी जल्दी खत्म करो. एंड विद द सेम थिंग यू आर बिकमिंग मोर फोकस्ड. हाउ मोर फोकस्ड? बिकॉज एक्चुअली तुम्हारा कोड कब सबमिट होता है, जब एक्चुअली वो सारे टेस्ट केसेस पास करता है. तो यू आर नॉट एक्चुअली लर्निंग फास्टर, बट यू आर लर्निंग एक्चुअली फास्टर एंड एक्यूरेटली. ठीक है. एक्यूरेट कैसे? बिकॉज एक्चुअली तुम्हारा आउटपुट जब तुम्हारा पास होता है, जब एक्चुअली सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं. सो यू आर लर्निंग ए फास्टर वे टू कोड फास्टर एंड एक्यूरेटली एज वेल. ठीक है. सो जनरली डेवलपर्स क्या होते हैं, उनके पास एक टेस्टर होता है, वो उनके पूरे ऐप का टेस्ट होता है. तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा कोड सबमिट होना है, टेस्ट केसेस पे रन होना है एंड एक्चुअली चेक करना है कि तुम्हारा सही चला या नहीं चला. You have your own tester and you have your own code. Okay, so you are becoming more faster and focused and this will actually help you in real life as well. ये आदत में आ जाएगा कि तुम 2 घंटे 3 घंटे पार्टिसिपेट करो कॉन्टेस्ट में, कहीं से हिलोगे नहीं ना. यू आर एक्चुअली फोकसिंग यार कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है. सो एक्चुअली दिस विल कीप यू मोटिवेटिंग एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन रियल लाइफ एज वेल. ओके. helps you solve complicated problems. Like in the real life problem as well, we are facing so many complicated problems. तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. अगर तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में सॉल्व करने लग गए हो, तुम लाइफ में डरोगे नहीं. इफ यू आर डूइंग सम बिजनेस, इफ यू आर फेसिंग सम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में किसी के पास अलग अलग सी होती हैं. सो एक्चुअली तुम डरोगे नहीं, वो तुम्हारी प्रैक्टिस में होगा. यार फोकस होके एंड फास्टर होके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालोगे एंड एक्चुअली यू विल एक्सेल. सो इस चीज़ का फायदा केवल कोडिंग वाइज नहीं हो रहा, इन रियल लाइफ एज वेल. सो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाएगा. करेक्ट. सो इतनी टफ प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर लोगे अंडर प्रेशर कि यार 3 घंटे में मैंने 5 प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं. सो अंडर प्रेशर तुमने परफॉर्म करा एंड एक्चुअली एक्सेल करा. ठीक है. इन एनी गेम और एनीथिंग यू विल हैव टू एक्चुअली परफॉर्म अंडर प्रेशर, तभी एक्चुअली यू गेट सम एक्सपोज कि हाँ ये बंदा कुछ है. यू विल एक्चुअली स्टैंड आउट amongst others. Okay, so this is an opportunity to stand out amongst others through the skill. Okay. Guaranteed brain exercise. What is this guaranteed brain exercise? देखो बहुत सारे ऐसे दिन जाते हैं, लोग लोग कॉलेज में जाते हैं, लोग ऑफिस में जाते हैं, यार कुछ काम करना ढंग का काम ही नहीं हुआ, ढंग से कुछ दिमाग चलाया नहीं. कई बार ऐसे डेज आएंगे कि तुम्हें लगेगा यार आज कुछ किया ही नहीं. तुम उस दिन बैठ के केवल 2 घंटे कॉन्टेस्ट दे दो या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की. यू विल एक्चुअली हैव अ गुड वे कि यार आज कुछ करा, तो दिमाग तो लगाया थोड़ा, चाहे वहाँ नहीं लगाया ऑफिस में, चाहे कॉलेज में नहीं लगाया, यहाँ पर तो लगाया, सीखा कुछ नया. सो एक्चुअली यू आर कीपिंग मोटिवेटेड योर सेल्फ कि यार मैंने चल 1-1.5 घंटा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर लिया, 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच लिया एंड एक्चुअली करके देख लिया एंड एक्चुअली आई गॉट द करेक्ट आंसर. तो इट विल ऑलवेज कीप यू मोटिवेटेड. ठीक है. ये बहुत बड़ा फैक्टर है. बहुत सारे डेज ऐसे आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, उसको लगता है यार आज कुछ किया ही नहीं. 1-1.5 घंटा वो कर लेगा, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग उसकी प्रैक्टिस में होगा. सो ही विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड, ही और शी विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड. ओके. एक और बहुत बड़ा फैक्टर, टीचेस यू हाउ टू वर्क इन टीम्स. कॉन्टेस्ट होते हैं, सो बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं वो सिंगल इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं यू आर एक्चुअली वर्किंग इन टीम्स. सो इट टीचेस यू हाउ टू वर्क इन टीम्स, हाउ टू मैनेज टीम्स. यार इसकी स्किल सेट ये है, ये कोड ज़्यादा फास्ट करता है, ये सॉल्यूशन जल्दी सोचता है. सो अगर तुम्हारी 3 बंदों की टीम है तो यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द स्किल सेट. तो दिस एक्चुअली हैपेंस इन कंपनीज कि मैनेजर सोचता है यार इस बंदे से इस टाइप से काम करवाना है, इस बंदे से इस टाइप से काम करवाना है. सो यू आर एक्चुअली लर्निंग कि टीम में कैसे वर्कआउट होता है. ठीक है. इन द कॉलेज लाइफ एज वेल और इन द एम्प्लॉय साइड एज वेल, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू आर एक्चुअली लर्निंग दैट स्किल कि हाउ टू मैनेज डिफरेंट टीम्स की किसकी क्या स्किल सेट है, उसको किस टाइप का काम दिया जाए.
ठीक है, किसी का कोड करने का काम ज़्यादा फास्टर है, किसी का सॉल्यूशन सोचने का काम फास्टर है, किसी का वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स फास्टर है, किसी की डायनेमिक प्रोग्रामिंग अच्छी है, किसी की रिकर्जन अच्छी है. सो यू आर एक्चुअली लर्निंग टीम्स कि किसकी टीम कौन सी अच्छी है. यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द सुटेबल कैंडिडेट कि मेरी टीम में कौन होना चाहिए. यू आर एक्चुअली बिल्डिंग द टीम. ठीक है, सो ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत काम आती हैं. जब एक्चुअली लाइफ तो बहुत बड़ी है, हमें तो 70-80 साल जीना है. सो ये बहुत सारी लाइफ में तुम्हारे को हमेशा काम आएंगे कि ये टीम कैसे बनानी चाहिए. ओके, the last point and the major point is it's actually fun. How it is fun? देखो, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग फुटबॉल खेलते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं ना, फॉर फन करते हैं ना, कि हमें क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है. तो एक्चुअली इफ़ यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड उसमें तुम्हें मज़ा आने लग गया, यू विल एक्चुअली से यार मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने में मज़ा आता है. इट्स एक्चुअली फन. यू आर एक्चुअली पब्लिकली डीलिंग द फेम कि अराउंड द वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विद द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, यू आर एक्चुअली प्लेइंग अमंग्स योर पीयर्स कि यार तू अच्छा है या मैं अच्छा हूँ. तो एक्चुअली यू आर लर्निंग सम फेम. यार कोई पारिक नाम का बंदा है, वो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा है. सो वर्ल्ड विल रीच योर नेम इफ यू विल सी द वेरियस कॉन्टेस्ट एंड उसमें जो टॉप में आता है यू एक्चुअली सी दैट नेम कि यार ये बंदे ने अच्छा करा है कुछ. सो ये चीज़ें बहुत मोटिवेटेड करती हैं कि अगर तुम्हारे कोई कॉलेज में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है तो तुम्हारा नाम बनता है. यू आर एक्चुअली लर्निंग फेम. सो कॉलेज में नाम बनता है, कंपनीज में नाम बनता है. सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि ये बंदा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा है, ये बंदा क्रिकेट में अच्छा है, ये बंदा फुटबॉल में अच्छा है. यू सी ना. सो ऐसी कोई बंदे कहेंगे कि यार ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा है. तो यार एक्चुअली इट्स अ फन. इट्स एक्चुअली मोटिवेशन फैक्टर फॉर एवरीवन एंड इट्स एक्चुअली फन. इट्स एक्चुअली अ गारंटीड ब्रेन एक्सरसाइज. सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली कीप्स यू मोटिवेटेड कि यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए. हर एक के अपने एडवांटेजेस हैं. सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस कर ली. और भी एडवांटेजेस हैं जो हम लोग बहुत चीज़ें सोच सकते हैं, बट मेजर एडवांटेजेस ये हैं विच विल कीप यू ऑलवेज कीप्स यू मोटिवेटेड. ठीक है, तो हम एक एक करके कोर्स में जाएंगे, खूब मज़े करेंगे एंड वी विल सी कि क्या हो रहा है. ठीक है, चलो, थैंक यू. Hi. So in this lecture we are going to focus on how to approach a problem in any competitive programming contest and how to analyze the constraints and how to do order analysis of a solution. तो हम 2-3 चीज़ें सीखेंगे, बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार ये अप्रोच फॉलो करोगे तो काफ़ी सही प्रॉब्लम्स में काम आएगा. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू सी द प्रॉब्लम, हाउ टू रीड द प्रॉब्लम. ठीक है, सो इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एनी कॉन्टेस्ट whenever you are given a problem to solve, so it will comprise of few things. ठीक है ना, हर प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कुछ थिंग्स होंगी. व्हाट विल दीज थिंग्स विल बी? फर्स्ट विल बी देयर विल बी अबाउट पैराग्राफ्स. सो कुछ पैराग्राफ्स लिखे होंगे, वो एक्चुअली क्या होंगे? तुम्हारी प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन होगी कि प्रॉब्लम में एक्चुअली करवाना क्या चाहेगा तुमसे. तो एक्चुअली प्रॉब्लम को रीड करवाएगा तुमसे कि एक्चुअली प्रॉब्लम में चाह क्या रहा है. ठीक है, नेक्स्ट विल बी समथिंग अबाउट इनपुट फॉर्मेट and next will be output format. उसके बाद होगा constraints, then will be something like sample input and sample output. Then actually in some way explanation for what? For the sample input and output. कहीं कहीं जगह दी होगी, कहीं कहीं जगह नहीं दी होगी, किसी क्वेश्चन में दी होगी, किसी क्वेश्चन में नहीं दी होगी. तो दिस इज ऑप्शनल. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, सो तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम? सबसे पहले यू आर गिवन अ पैराग्राफ ना, यू आर गिवन अ पैराग्राफ. सो सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से समझो. पैराग्राफ को 2-3 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, 3-4 बार भी पढ़ सकता है, 10 बार भी पढ़ना पड़ सकता है. कब तक पढ़ना है? जब तक एक्चुअली ये ना समझा कि प्रॉब्लम मांग क्या रही है. तब तक तो कोई फायदा नहीं है ना आगे अप्रोच करने का.
सो सबसे पहले एनालाइज करो कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो हमसे क्या सॉल्व कराना चाह रही है, ठीक है। सो जब हमने ये सोच लिया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या मंगवा रही है, सो वी विल think of a solution, think of solutions, we will think of various solutions, but कोड करना भी मत शुरू करो। कोड करना कब शुरू करना है, when you analyze the constraints, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स देखो, कॉन्स्टेंट से तुम्हारे को ये पता लगा कि एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, ऑर्डर ऑफ एन में करना है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में करना है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करना है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी में हो सकता है। तो उसके बाद एक्चुअली तुम्हारे को कॉन्स्टेंट्स एनालाइज करना चाहिए कि एक्चुअली वो क्वेश्चन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में होना चाहिए, वो तुम्हें कॉन्स्टेंट से आइडिया लगेगा, ठीक है। तो उसी के बाद थिंक ऑफ सॉल्यूशंस, किसके कॉरस्पॉन्डिंग सोचो यार, कॉन्स्टेंट्स देख लो पहले कि कितनी कॉन्स्टेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग में आइडिया लग जाएगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। पहले कुछ सॉल्यूशन सोच लो, दिमाग में हो सकता है कोई जल्दी जल्दी आ जाए कि इस हिसाब से तो हो ही जाएगा, फिर एनालाइज करो नहीं यार एन स्क्वायर में नहीं होगा, क्योंकि वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट ही इतने बड़े हैं कि एन स्क्वायर तो नहीं करने देगा वो मुझे। सो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे को रियलाइज करना होगा कि एक्चुअली कॉन्स्टेंट को रियलाइज करके तुम्हारा सॉल्यूशन कौन सा परफेक्ट बैठेगा। जब कॉन्स्टेंट सोच लो उसके बाद कोड द सॉल्यूशन। जब तुमने सोच लिया कि हाँ ये कांस्टेंट भी फिट बैठ रहा है एंड मेरा सॉल्यूशन भी सही है, देन कोड द सॉल्यूशन। देन कोड द सॉल्यूशन करने से पहले उसका इनपुट फॉर्मेट एंड आउटपुट फॉर्मेट चेक करना होगा कि एक्चुअली किस फॉर्मेट में हमें इनपुट देना है एंड किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट देना है, इनपुट लेना है किस फॉर्मेट में एंड आउटपुट किस फॉर्मेट पे देना है। सो कोड करने से पहले इसको देखो, इनपुट फॉर्मेट एंड आउटपुट फॉर्मेट क्या है। जब कोड कर लो देन रन ऑन सैंपल इनपुट एंड सैंपल आउटपुट। कुछ कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट एंड आउटपुट होंगे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमको आंसर दिया होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रन करो। अगर वो सही हो जाता है अपने कंपाइलर पे रन करो, अगर वो सही हो जाता है देन गो फॉर सबमिटिंग द सॉल्यूशन, देन गो फॉर सबमिटिंग द सॉल्यूशन। एक्चुअली देखो कि एक्चुअली क्या वर्डिट आया है, एक्सेप्टेड हुआ है, रॉन्ग आंसर आया है, रन टाइम एरर आया है, देयर कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। सो उसको एनालाइज करो कि वो क्या है, ठीक है। सो अप्रोच यही होनी चाहिए, सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करो, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या मांग रही है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन सोचो। कुछ सॉल्यूशन तुम परफेक्ट सॉल्यूशन तब फिट कर पाओगे जब एक्चुअली कांस्टेंट को रियलाइज करोगे कि कांस्टेंट इतने अच्छा मेरे सॉल्यूशन इसमें पक्का फिट बैठेगा। फिर कांस्टेंट को रियलाइज करने के बाद इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट को देखो कि एक्चुअली इस फॉर्मेट में हमें इनपुट लेना है, इस फॉर्मेट में आउटपुट देना है। देन गो फॉर सैंपल इनपुट, देन गो फॉर कोड द सॉल्यूशन, देन गो फॉर सैंपल इनपुट एंड आउटपुट चेक कि वो उसके लिए सही चल रहा है नहीं चल रहा। अगर सही चल रहा है देन गो टू सबमिट द सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द बेसिक अप्रोच। ये जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अप्रोच अप्लाई कर दोगे तो आदत में आ जाएगा, ठीक है। बट फॉलो दिस अप्रोच, इसी से सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। आई थिंक पैराग्राफ तो आई थिंक सबको क्लियर है कि प्रॉब्लम में पैराग्राफ कैसे होता है। वो आई थिंक जब तुम बहुत सारी प्रॉब्लम करोगे तो यू विल रियलाइज जो एक्चुअली प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन दैट इज अवर पैराग्राफ, ठीक है। वो तो तुम्हारे को ही करना है कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है, ठीक है। देन कम्स इनपुट फॉर्मेट एंड आउटपुट फॉर्मेट। सो इनपुट फॉर्मेट क्या होता है, लाइक इट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक फॉर it is coming like for some cases it is coming like I am giving you a number, I just need to want to know whether it is prime or not, ठीक है। so what it is giving me only a number, so input format will be only an n, you have to take a input scene, जो भी input method है तुम्हारी लैंग्वेज में उससे input लो and corresponding input लेना जो भी है उसको लेना है बस। तो कभी array input लेना होगा तो वो बताएगा कि n साइज का array है and I will give n elements of array, so वो ऐसे लिखा होगा 5 1 2 3 4 5, ठीक है। सो इस टाइप से लेना है कि पहले 5 इनपुट लो एरे ऑफ साइज, फिर उसके बाद एरे के एलिमेंट्स को इनपुट लो। सो देयर कैन बी वेरियस टाइप्स, स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, किसी भी टाइप का इनपुट हो सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इनपुट फॉर्मेट। तो इनपुट फॉर्मेट एक और में होता है, समटाइम्स द इनपुट फॉर्मेट कम्स लाइक वी आर वर्किंग ऑन वेरियस टेस्ट केसेस इन द इनपुट फॉर्मेट, लाइक इट इज गिविंग मी फर्स्ट कि आई विल वर्क ऑन 10 टेस्ट केसेस। सो 10 टेस्ट केसेस का मतलब क्या है कि मैं 10 लाइक इट इज गिविंग मी लाइक I will give 10 test cases for checking a prime number. So it is giving me, I will work on 10 test cases and for each test case you have to print the number. So 10 test cases, first number is 3, second test case is 5, third test case is 7. So for each number I have to print the output कि इसके corresponding answer क्या है, ठीक है। This is my first test case, this is my second test case. So sometimes the input comes in form of test cases. One input has various test cases. For each test case you have to print the output. So कई बारी ऐसा होता है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट केसेस, कई बारी केवल सिंगल इनपुट आ रहा होता है या एरे का इनपुट आ रहा होता है, तो उस हिसाब से डिफरेंट टाइप का इनपुट होता है। तो यू विल हैव टू रियलाइज कि इनपुट फॉर्मेट क्या आ रहा है,
ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट कैसे होता है, लाइक फॉर checking number is a prime or not, it is giving me one input, so like it is will print key n is prime, so n is actually the value, key 3 is prime, 5 is prime, so if it is prime then print this statement, 6 is not prime. so आउटपुट फॉर्मेट ऐसा हो सकता है कि नंबर प्रिंट करना है इज नॉट प्राइम, सो वो गिवन होगा क्वेश्चन में कि कैसे कैसे हमें प्रिंट करना है. Sometimes in various test cases like for this, so case sometimes it comes, so it is giving me 10 test cases, so case 1 prime, case 2 not prime. So sometimes the output can be in the form of test cases. So for first test case this is output, for second test case this is output, so you have to print it like if in the next line it is printing this. सो ध्यान से देखना है कि आउटपुट फॉर्मेट कैसे देना है. केस 1 प्राइम के बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है केस 2, सो हमें क्वेश्चन को नेक्स्ट लाइन में मूव करना होगा प्रिंट करने के बाद. सो वो चीज़ों को ध्यान रखना है. आउटपुट फॉर्मेट ध्यान से देखना है कि एक्चुअली प्रिंट कैसे करना है. सो मेनली हम लोगों को जैसे आदत होती है कंसोल में इनपुट लेने से पहले हम ये लिखते हैं ना, एंटर द नंबर समथिंग लाइक दिस. सो हमें यहाँ कंसोल पे कुछ प्रिंट नहीं करना है, कंसोल पे केवल इनपुट इसके थ्रू लेना है. ये सब स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, एंटर द नंबर, एंटर दिस, एंटर द एरे साइज, ये जो हम खुद से जो अपनी हेल्प के लिए लेते हैं कंसोल से इनपुट लिखने के लिए, वो चीज़ें इसमें अलाउड नहीं है. बिकॉज क्या होता है वो एक्चुअली इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट फाइल जनरेट करता है. सो वो आउटपुट फाइल शुड बी एग्जैक्टली सेम एज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. सो उसकी जो आउटपुट फाइल है जो एक्चुअली सही प्रॉब्लम सॉल्यूशन फाइल है, एंड जो हमारी जो आउटपुट फाइल है दैट शुड बी द सेम. सो इसीलिए वो आउटपुट फॉर्मेट बताता है कि एक्चुअली प्रिंट कैसे करना है. कुछ भी स्पेस वेस का फर्क करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. तो हमें ध्यान से देखना है केस 1 के बाद स्पेस आ रही है, फिर 2 डॉट आ रही है, फिर स्पेस आ रही है, फिर प्राइम आ रहा है. सो ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्चुअली एक्जैक्टली मैच होनी चाहिए आउटपुट फाइल एंड अवर सॉल्यूशन फाइल. सो हमें इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट कब सोचना है, जब एक्चुअली हमने सॉल्यूशन सोच लिया, उसके बाद देखेंगे कि इनपुट कैसे लेना है एंड आउटपुट कैसे देना है. ठीक है. तो दीज आर स्पेसिफिक फॉर्मेट्स फॉर एवरी प्रॉब्लम. यू विल बी गिवन कैसे इनपुट लेना है एंड कैसे आउटपुट देना है. ठीक है. आई थिंक दिस इज क्लियर. यही होता है. नेक्स्ट कम्स आउट टू बी कॉन्स्ट्रेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो कॉन्स्ट्रेंट्स में हमारे 3 टाइप के होते हैं. एक गिवन होता है टाइम लिमिट, एक गिवन होती है मेमोरी लिमिट. पता नहीं बहुत जगह होती है. इट इज समटाइम्स एज्यूम टू बी 256 MB. कितनी मेमोरी लेना अलाउड है तुम्हारे प्रोग्राम को, इट इज एज्यूम, बट कहीं जगह गिवन होगी तो हो सकता है थोड़ी कम गिवन हो, तो उस हिसाब से सोचना होगा. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज इनपुट की रेंज. सो समथिंग लाइक दिस. So for checking a number is a prime or not, I can have a like n from 0 to 10 to the power 6. So if it is this, so n की maximum value 10 to the power 6 हो सकती है. So ये जो maximum value and minimum value है, इसके थ्रू हमें रियलाइज करना होता है कि एक्चुअली हमारे को सॉल्यूशन कैसे सोचना है. अभी देखेंगे कि एक्चुअली कैसे एनालाइज करते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जिसका ध्यान रखना होता है. ठीक है. सो n हो सकता है, अगर हम 2 इनपुट ले रहे हैं, एरे हो सकता है, तो एरे का साइज वो बताएगा. n का एरे का साइज क्या है, एन एरे का साइज कैन बी मैक्सिमम टू 0 to 10 to the power 6. फिर एरे के हर एक एलिमेंट, लाइक इफ द एरे नेम इज ai, सो ai हर एक एलिमेंट हो सकता है 0 से लेकर 10 to the power 8. सो हर एक एलिमेंट के बारे में बता रहा है एरे की, एंड एरे का साइज कितना है वो बता रहा है. सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर एक एलिमेंट की क्या वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक है. सो अगर ये 10 to the power 9 हुई तो यू हैव टू टेक लॉन्ग टाइप एरे. अगर ये 10 to the power 8 हो तो यू हैव टू टेक इंटीजर टाइप एरे. सो वो ध्यान रखना होता है कि एक्चुअली कैसे हमारा कांस्टेंट गिवन है. सो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि लॉन्ग टाइप का एरे लेना है या इन टाइप का एरे लेना है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और क्यों है कि एक्चुअली जब हम एनालाइज करेंगे अपने सॉल्यूशन को, तो हमें इन्हीं कांस्टेंट के ऊपर वर्कआउट करना होगा कि एक्चुअली इस कांस्टेंट के लिए ये वर्कआउट करना चाहिए. ठीक है. लेट्स सी हाउ टू एनालाइज द कांस्टेंट्स. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो मेनली देखो टाइम लिमिट क्या होता है. टाइम लिमिट मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 सेकेंड होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड to 4 सेकेंड होता है. 100 सेकेंड बहुत कम क्वेश्चन में होता है. अगर वो भी होगा तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स, इतना फर्क नहीं होता. सो जो हमारा सोल्यूशन है वो एक्चुअली हम 1 सेकेंड के हिसाब से सोचते हैं कि सारे क्वेश्चंस 1 सेकेंड में चल जाने चाहिए. ठीक है. तो टाइम लिमिट जनरली 90% क्वेश्चन में 1 सेकेंड होता है. कुछ क्वेश्चन में 2 सेकेंड या 4 सेकेंड गिवन होता है. बहुत रेयर क्वेश्चन में 100 सेकेंड्स तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. ठीक है. अब मेमोरी लिमिट
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 256 MB होती है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मेमोरी लिमिट का इशू नहीं आएगा। तब आ रहा होगा जब एक्चुअली तुम बेकार की मेमोरी एलोकेट करे जा रहे हो कि यार कोई यूज ही नहीं कर रहे हो और पता नहीं 256 MB साइज के एरे बनाते चले गए। सो तब आते हैं मेमोरी लिमिट एरर, वरना कभी नहीं आता मेमोरी लिमिट एरर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। जनरली एरर किसकी वजह से आता है? इनकी वजह से आता है कि n की वैल्यू तुमने 10⁻6 से लेकर कुछ मतलब अपनी जो सॉल्यूशन है इन पे वर्कआउट नहीं करा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? दिस फैक्टर, कि वेरिएबल कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एनालाइज करते हैं अपने सॉल्यूशन को। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू एनालाइज द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, सो हमें एनालाइज करना है। सो देखो, इन एनी प्रोसेसर देयर कैन बी मैक्सिमम अबाउट 10⁸ ऑपरेशंस पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट है, एक्चुअली इतने होते हैं 4 × 10⁸। सो वी कंसिडर कि 10⁸ ऑपरेशंस पर सेकेंड। सो हमारा जो सॉल्यूशन है ना, अगर हमें टाइम लिमिट 1 सेकेंड है, सो वी कैन मैक्सिमम परफॉर्म 10⁸ ऑपरेशंस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम 10⁸ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर 10⁸ ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं तो 4 सेकंड में कितने कर पाएंगे? 4 × 10⁸। सो इसीलिए मैंने कहा था कि दैट इज अ कांस्टेंट कि 4 × 10⁸, तो 4 सेकंड का फर्क नहीं होता, मेनली हम एनालाइज कर रहे होते हैं 1 सेकंड में कितना कर पा रहा है। सो 4 सेकंड में कितना कर पाएगा? 4 × 10⁸। सो उसी टाइप की चीज है कि हमें एक सेकंड में कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? 10⁸। लेट्स से हमारा सॉल्यूशन है n। हमारा कोई क्वेश्चन है कि हम क्या कर रहे हैं, हम n इनपुट ले रहे हैं, n नंबर्स का इनपुट ले रहे हैं एंड हम कॉरस्पॉन्डिंग उसका सम निकाले जा रहे हैं। n इनपुट ले रहे हैं एंड हर एक नंबर का जो ऐड हो रहा है एक सम में ऐड करे जा रहे हैं, फाइनल वैल्यू हम सम की प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो एक एक करके इनपुट लेना है। वी हैव टू टेक फर्स्ट सी इन ग्रेटर n, कि कितने नंबर इनपुट लेने हैं, हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे। सो वी हैव int n एंड वी विल बी टेकिंग दिस सी इन ग्रेटर n। इनपुट ले लिया, जब हमने इनपुट ले लिया हमको हर एक, अब n इनपुट ले लिया तो आई हैव सेट 5। ठीक है, सो मैं 5 इनपुट लूंगा, तो मैं एक सम में ऐड कर रहा हूं ना, सो आई एम टेकिंग int सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब मैं लूप लगाऊंगा फॉर int i इज इक्वल टू 0 2, एक एक करके 5 इनपुट लेने ना, i लेस देन n i प्लस प्लस। सो मैं एक नंबर भी ले लूंगा जिसको मेरे को इनपुट लेना है, int num will be there and I will take this input c in greater num and I will add this into sum is equal to sum plus, I will be doing this and in the end I will print the sum, something like this, है ना। सो हम कुछ ऐसे प्रिंट कर रहे होंगे, करेक्ट। तो इसमें हमारे अगर n साइज का इनपुट था, इतने इनपुट आ रहे हैं, तो हमारे ऑपरेशंस कितने लगे, लेट्स सी दैट। सो हम डिपेंड करेंगे कि हम एनालाइज करते हैं n इनपुट पे। देखो, एक इनपुट लेना कि एक इंटीजर इनपुट लेना है n में, सो दैट इज ऑर्डर 1 ऑपरेशन, दिस इज ऑर्डर 1 ऑपरेशन। दिस ऑपरेशंस आर डिपेंडेंट ऑन n, दीज ऑपरेशन आर डिपेंडेंट ऑन n ना, ये कितनी बारी चलेंगी? जितना n होगा, है ना। सो हमें एनालाइज उनको करना है जो n पे डिपेंडेंट है, ऑर्डर 1 ऑपरेशंस को एनालाइज नहीं करना है। int sum इक्वल टू 0 इज ऑर्डर 1 ऑपरेशन, सो इन सबको नहीं, ये n पे डिपेंडेंट नहीं है ना, दिस एक्चुअली वन टाइम। जो n पे डिपेंडेंट है दैट इज एक्चुअली अवर कंसर्न। सो ये स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट n टाइम्स। सेम होल्ड फॉर कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक कितनी बारी होगी? फॉर लूप चलता है, ऊपर जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है। दिस विल ऑल्सो चेक अबाउट n टाइम्स। i प्लस प्लस, एक फॉर लूप चला, फिर i प्लस प्लस हुआ, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुई, फिर लूप चला, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई। सो ये इंक्रीमेंट वाली कंडीशन कितनी बारी चल रही है? दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग n टाइम्स, करेक्ट। सो हमारा अप्रोक्सीमेटली n प्लस n प्लस n प्लस n इस टाइप के ऑपरेशंस हो रहे हैं ना। सो ऑन द डिपेंडेंट ऑन इनपुट वी हैव 4 × n ऑपरेशंस। ठीक है,
सो हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी 10 टू द पावर 8 ऑपरेशन है ना, सो वी कैन गो अराउंड अबाउट n की वैल्यू 0 टू लेकर अगर 10 टू द पावर 8 होगी, सो वी आर गुड। ठीक है, सो हमारा ऑर्डर n टाइम ले रहा है एंड n की वैल्यू हमारी 10 टू द पावर 8 हो सकती है। ठीक है, सो वी कैन परफॉर्म द ऑर्डर एंड सोल्यूशन, हमारा सही चलेगा अगर n की वैल्यू 10 टू द पावर 8 होगी। तो these are performing 10 to the power 8 operations. So we are analyzing कि 10 to the power 8 operations per second हो रहा है. So this is actually order and solution and it will work out for these operations 10 to the power 8. ठीक है, अब देखते हैं, हमने एनालाइज कर लिया कि एक्चुअली हम कैसे सोच रहे हैं कि 10 to the power 8 तक रखना है. तो 10 to the power 8 तक रखना है ना, सो इफेक्टिवली हमने देख लिया कि हमारा सोल्यूशन बन रहा है ऑर्डर ऑफ एन, इट विल वर्क फॉर 10 to the power 8. करेक्ट. नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग. अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एंड हमारा इनपुट होता 0 से लेकर n से लेकर 10 टू द पावर 8, क्या वो चलता? n स्क्वायर वर्स्ट केस में क्या हो जाता? 10 टू द पावर 16 ऑपरेशंस पर सेकेंड. 10 टू द पावर 16 ऑपरेशंस करने की रिक्वायरमेंट करता ना, बट मैक्सिमम तो वो 10 टू द पावर 8 कर पाता है. दिस विल गिव अस टाइम लिमिट एक्सीडेड. अगर 0 से लेकर n 10 टू द पावर 8 गिवन है, सो हम 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकते हैं. तुम बबल शॉट लगाना चाह रहे हो, बबल शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होती है, वो नहीं चलेगी बिकॉज इट इज एनालाइजिंग अबाउट 10 टू द पावर 16. वो नहीं हो सकती एक सेकंड में. हमें करने 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस. हमें किसी तरह ऑर्डर एंड सॉल्यूशन सोचना होगा. करेक्ट. एक और चीज, 0 से लेकर n अगर 10 टू द पावर कितना होना चाहिए स्क्वायर के लिए, 0 से लेकर n 10 टू द पावर 4 होगा, तो वी कैन थिंक कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चलेगा बिकॉज ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 टू द पावर 8 विच इज इफेक्टिवली 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस पर सेकंड हम परफॉर्म कर सकते हैं. देन इट विल वर्क करेक्टली. सो हमें एनालाइज करना है 0 से लेकर n की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है, हमारे इस इनपुट के लिए कितना हमारा टाइम लग रहा है. अगर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा है तो 10 टू द पावर 8 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. अगर ये 10 टू द पावर 5 होता, सो वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज ये 10 टू द पावर 10 होला था एंड इट विल गो अराउंड टाइम लिमिट एक्सीडेड. नहीं कर सकता वो, तो वो टाइम लिमिट एक्सीड शो कर देता. करेक्ट. सो वी हैव समथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी टेबल जो बहुत ही काम की टेबल है. सो वो लाइक समथिंग n इज देयर एंड what all maximum time complexity can be applied for them. ठीक है, सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. तो इससे हमें पता लग जाता है कि कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक वी हैव सीन 10 टू द पावर 8 तक है तो हम ऑर्डर ऑफ n चला सकते हैं. अगर 10 टू द पावर 18 होगा, ऑर्डर ऑफ n नहीं चला सकते, लेकिन ऑर्डर ऑफ लॉग n चला सकते हैं. तो अगर 10 टू द पावर 18 है, सो 10 टू द पावर 18 ऑपरेशंस पर सेकंड तो हम कर नहीं सकते, हम ऑर्डर ऑफ लॉग n चला सकते हैं कि लॉग n ऑपरेशंस चला रहे हैं. सो लॉग ऑफ n इज 18 log base 2 10 समथिंग लाइक दिस. सो उस वाले ऑपरेशंस में इतने टाइम नहीं लगेगा, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम. सो मेन फैक्टर क्या है, 10 टू द पावर 18 में लॉग n चला सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही 10 टू द पावर 4 में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. एक और होती है ऑर्डर ऑफ n log n. तो दिस कैन वर्क फॉर अबाउट 10 टू द पावर 7. ठीक है, 10 टू द पावर 7 क्यों, n है 10 टू द पावर 7, log n वाला फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 10 के करीब ले लेते हैं हम. सो हम 10 इंटू 10 टू द पावर 7 ले लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 8 में चल पाएगा. 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस पर सेकंड चला सकते हैं, तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 10 टू द पावर 7 के लिए सही चलेगा. ठीक है, ये हम चला लेते हैं. 10 टू द पावर 2 ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ऑर्डर ऑफ n क्यूब 10 टू द पावर 2 के लिए चल सकता है. ठीक है, ये 10 टू द पावर 8 तक पहुंचेगा मैक्सिमम. ठीक है, चलने दो, सही चल जाएगा. ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू पावर 4, सो ये एक्चुअली 5 इंटू 10 स्क्वायर होता है. तो अप्रोक्सीमेटली किसी ने निकाला है कि वो ऑपरेशंस 4 इंटू 10 टू द पावर 8 होते हैं, तो 500 तक चलाने देता है n क्यूब. सो दिस कम्स आउट टू बी लाइक 90. सो 9 इंटू 10 समथिंग. एक्चुअली ये 10 होना चाहिए था, बट इफेक्टिवली वो कहता है 9 इंटू 10 के लिए भी चल जाता है ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4. सो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली कि कॉन्स्टेंट हमारा गिवन है. अगर n गिवन है 0 से लेकर 90, तो वी कैन वर्क अराउंड समथिंग लाइक, हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं कि n टू द पावर 4 भी चल जाएगा. तो किसी कॉम्प्लेक्सिटी में तुम्हारा n टू द पावर चल रहा है, चलाओ उसको, बेसिक सॉल्यूशन है चला लो, क्योंकि n की वैल्यू 0 से लेकर 90 है. सो कांस्टेंट के थ्रू तुम एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे लिए सही रहेगी. ठीक है, ऐसी होती है हमारी कई जगह कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू द पावर n. ठीक है, सो उसके लिए n क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 20. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 टू द पावर 20 इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 8 समथिंग लाइक दैट. तो ये ऑपरेशंस उसके लिए वर्कआउट करने देते हैं. ठीक है, ऐसी ही कई बार तुम्हारी फैक्टोरियल ऐसी आएगी n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल के लिए 0 से लेकर n
11 तक होना चाहिए। सो किसी ने लगाया है 11 फैक्टोरियल अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 8, सो इसके लिए यहाँ तक वो चल जाता है। अगर तुम्हारे को n गिवन है 0 सेकंड 11 एंड तुम्हारा n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, देन इट कैन वर्क आउट, ठीक है। n अगर 20 हो रहा है तो नहीं चल पाएगा वो, क्योंकि वो 10 टू द पावर 8 को क्रॉस कर जाता है, दैट विल नॉट वर्क। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत काम की टेबल है। सो ऑर्डर ऑफ n कब चलेगा, तो एनालाइजिंग द कॉन्स्टेंट्स के थ्रू तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सो उसी हिसाब से वो चलाता है। ओके, सो हमने कॉन्स्टेंट्स एनालाइजेशन सीख लिया। फिर इसके बाद हमने प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे कर लिया, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, हमने सॉल्यूशन सोच लिया, वो तुम्हारा काम है सॉल्यूशन सोचना। अलग अलग प्रॉब्लम है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू सॉल्व करें प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सोच लिया। फिर कांस्टेंट के हिसाब से सॉल्यूशन सोच लिया कि ये कांस्टेंट पे वर्कआउट कर जाएगा। फिर वी वाला परफेक्ट कि हाँ उसको कोड करना है। कोड करने से पहले इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट देख लिया। फिर एक्चुअली हमने देख लिया कि सैंपल इनपुट और आउटपुट पे रन करके देख लिया कि एक्चुअली रन कैसे करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद दिस इज द होल प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमने कॉन्स्टेंट्स को एनालाइज करना सीख लिया, क्या क्या हो सकता है कॉन्स्टेंट्स के थ्रू, हम कैसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होनी चाहिए, वो हमने सीख लिया। सो आई थिंक काफी हद तक हम अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि तुम्हारे पास क्या क्या वर्डिक्ट आ सकते हैं जब तुम एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अकॉर्डिंग टू द वेरियस वर्डिक्ट्स व्हाट यू कैन वर्कआउट, रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक्सेप्टेड आ रहा है, क्यों आ रहा है, सो विल वर्कआउट ऑन दैट, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना, देखना कि एक्चुअली कैसे क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कांस्टेंट वाइज करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करते हैं, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एक्चुअली कितने टाइप्स के एरर तुम्हारे कोड में आ सकते हैं, एंड सही हो तो क्या करना है, टाइम लिमिट एक्सीडेड हो तो क्यों आ रहा होगा। सो एक बारी सोचते हैं कि क्या क्या एरर्स आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, किसी भी कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या क्या एरर आ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट चीज तो सबसे अच्छा कोई एरर ही नहीं है। तुम्हारा वर्डिक्ट क्या हो सकता है, क्या होता है, तुम कोड को करते हो, सोल्यूशन को वर्कआउट करते हो, कोड करते हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन को सबमिट करते हो, तो वर्डिक्ट आता है। जो तुम्हारे को जो भी स्पॉज है, कोड फोर्सेज है, कोडजेन है, जो भी तुम्हारे को आउटपुट देता है, दे गिव यू अ वर्डिक्ट कि तुम्हारे उसने टेस्ट केस पे वर्कआउट करा, एंड दे गिव यू वर्डिक्ट कॉरस्पॉन्डिंग विद टेस्ट केसेस। सो देयर कैन कम एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मीन्स सिंपली मीन्स सॉल्यूशन सही है एकदम, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सॉल्यूशन एकदम वर्कआउट हो गया, परफेक्ट सॉल्यूशन था, ठीक है। सेकेंड कैन बी टाइम लिमिट एक्सीडेड। सो टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आ रहा होगा, सो तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स पे तुमने ध्यान से वर्कआउट नहीं करा, 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस पर सेकंड नहीं परफॉर्म हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आ रहा होगा, तुम्हारा सॉल्यूशन ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यू विल हैव टू कोड अ फास्टर सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, यू विल हैव टू कोड अ फास्टर सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में करो तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में हो सकता है करना पड़े, या ऑर्डर ऑफ एन में करना पड़े, या ऑर्डर ऑफ लॉग एन में करना पड़े। तो यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, उस हिसाब से सोचना होगा कि कहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। समटाइम्स टाइम लिमिट एक्सीडेड में
बस एक छोटी सी जगह ऑप्टिमाइजेशन लगानी होगी कि यार इस टेस्ट केस के लिए ऐसे वर्कआउट करना है, कई बार ऐसे होगा, उस चीज़ का तुम्हारे को प्रॉब्लम वाइज समझ में आ जाएगा कि उस केस में क्या करना है, ठीक है। जनरली इसमें यू विल हैव टू कोड अ फास्टर सॉल्यूशन, कॉन्स्टेंट वाइज वो हैंडल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैन बिकम कंपाइलेशन एरर। इसका भी कोई खास सॉल्यूशन नहीं है, यू विल हैव टू कोड द कोड इन योर पीसी, और तुम्हारे कोई सिंटैक्स पे रहा है, ठीक है, तुम कुछ चीज़ ढंग से लिखी नहीं है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या कुछ भी, या हेडर फाइल इंक्लूड करना भूल गए हो, सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ एरर जो तुम्हारे लैंग्वेज डिपेंडेंट है कि C++ में कैसे लिखते हैं, जावा में कैसे लिखते हैं, वो उस टाइप के कंपाइलेशन एरर है, दीज ऑल आर सिंटैक्स एरर्स, ठीक है। कोई सोल्यूशन नहीं, इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, तुम्हारे को खुद ही सिंटैक्स ठीक लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, उसको करने के टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गई कि जब उसने कोड तुम्हारा रन करा तब उसको दिक्कत आ गई। तो दिक्कत कुछ चीज़ों की वजह से आती है। एक होता है वो वहीं रुक जाता है कोड एंड डिवाइडिंग बाय जीरो। तुम्हारे किसी भी कोड में कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है जीरो से, जीरो नंबर से कहीं भी डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज कंप्यूटर को समझ नहीं आता कि डिवाइड बाय जीरो पे क्या करना है, ठीक है। तो तुम्हारा कोड कभी भी ऐसे टेस्ट केस में वर्कआउट नहीं होना चाहिए कि जिसपे डिवाइड बाय जीरो कहीं भी हो रहा हो। तो इसको सोच लो कि तुम्हारे कोड में कहीं पर भी डिवाइड बाय जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आता है? जनरली इसलिए आता है बिकॉज तुम्हारा जो एरे है ना, तुम्हारा जो रिक्वायर्ड एरे था उससे छोटा साइज का एरे बनाया है। सो तुम्हारा रिक्वायर्ड था 10⁸ का, उससे 10⁸ वाला टेस्ट केस चलाया एंड तुम्हारा एरे ही 10⁶ का बन रहा है। तुमने एरे डिक्लेयर 10⁶ मैक्सिमम साइज का करा है, सो वहाँ उसको दिक्कत है कि एरे इतने साइज का नहीं, मेरे को ज़्यादा साइज का एरे चाहिए, तो वो रन टाइम एरर ला के दे देते हैं। और यू आर एक्सेसिंग द नेगेटिव इंडिसेस। और यू आर एक्सेसिंग द नेगेटिव इंडिसेस। तो ये क्या है, जैसे तुम एरे एट -2 एक्सेस कर रहे हो या एरे के कॉरस्पॉन्डिंग लार्जर साइज का जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस कर रहे हो। एरे बनाए 10⁶ का और तुम एक्सेस कर रहे हो 10⁻7 वाला एलिमेंट, नहीं मिलेगा, तो दैट विल गिव अस रन टाइम एरर, ठीक है। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट जनरली इनकी वजह से आता है, एरे का साइज तुम्हारा छोटा है जो रिक्वायर्ड है उससे, या फिर नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो, पता नहीं कि तुम्हारे कोड में कहीं ना कहीं नेगेटिव इंडेक्स ना एक्सेस हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एक और चीज से आता है कि एरे का साइज तुम ग्रेटर देन 10⁸ बना रहे हो। सो कहीं पर भी तुम एरे का साइज ग्रेटर देन 10⁸ नहीं बना सकते। यू कैन ऑलवेज डिक्लेयर अ मैक्सिमम एरे साइज 10⁸। इससे ज्यादा साइज का एरे नहीं बना सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। सो सेगमेंटेशन फॉल्ट जनरली डिवाइडिंग बाय जीरो, या फिर एरे का इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो, सॉरी रन टाइम एरर कैन बी डिवाइडिंग बाय जीरो, या फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या क्या आ सकता है, एरे का साइज छोटा ले रहे हो, या फिर एरे का नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो, या फिर रन टाइम एरर ऐसे एक्सेस कर रहे हो, एरे को डिक्लेयर करते हैं 10⁸ के साइज से ज्यादा। यू कैन नॉट डिक्लेयर एन एरे विद मोर देन साइज 10⁸, बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम एलोकेशन होती है 256 MB साइज की मेमोरी, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो हमें रन टाइम एरर पता लग गया कि क्यों आ रहा होता है। एक और केस में रन टाइम एरर आ रहा होता है, दैट इज अ स्पेशल केस। सो जो तुम्हारे अगर तुम्हारे फंक्शंस है ना, लाइक मेन इज अ फंक्शन, और एनी फंक्शन यू आर मेकिंग इन योर कोड, उसमें तुम एरे बना रहे हो। इन अ फंक्शन यू कैन मेक एन एरे ऑफ साइज मैक्सिमम 10⁶, बिकॉज इन एनी कोड, इन एनी मेमोरी, कंप्यूटर क्या कहता है, फंक्शंस को मैं मैक्सिमम मेमोरी 4 MB दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। So in any function you can declare an array of maximum size 10⁶। उससे ज्यादा साइज का एरे तुम किसी फंक्शन में नहीं बना सकते। अगर तुम्हें बनाना है 10⁶ से ज्यादा, तो यू कैन क्रिएट अ ग्लोबल एरे, और यू कैन क्रिएट अ डायनेमिक एलोकेशन ऑफ एरे। बिकॉज ये सारे, ये वाला हीप मेमोरी में बनता है, ये वाला एक्चुअली स्टैक पे बनता है। तो किसी भी स्टैक पे, दिस एक्चुअली गिव्स स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन कि एरे का साइज बनाना है 10⁶ से ज्यादा तो मैं नहीं बनाने दूंगा। दिस गिव्स एक्चुअली स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ रन टाइम एरर,
ठीक है। सो 10⁻6 से ज्यादा किसी भी फंक्शन में नहीं बना सकते एरे। बनाना है तो यू कैन डिक्लेयर अ ग्लोबल एरे जो ग्लोबल मेमोरी में होता है, और यू कैन क्लियर अ डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी, वो एक्चुअली हीप पर होता है। ठीक है, हीप पर बना सकते हो तुम मैक्सिमम 10⁸ का। करेक्ट। उस चीज का ध्यान रखना है कि रन टाइम एरर किस किस की वजह से आ सकता था, डिवाइडिंग बाय जीरो, देयर और सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों, एरे का नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो, या फिर एरे का तुम एक्चुअली एरे का साइज स्मॉलर बनाया है जितना रिक्वायर्ड था, या फिर तुम्हारा एरे तुम्हारे कहीं पर भी 10⁸ के साइज से ज्यादा बना रहे हो तो रन टाइम एरर आएगा। या फिर किसी फंक्शन में तुम एरे को 10⁶ से ज्यादा साइज की एलोकेशन दे रहे हो, दैट इज एक्चुअली विच इज स्टैक एलोकेशन। लोकल एरे बना रहे हो, स्टैक एलोकेशन दे रहे हो, तो उसमें वो रन टाइम एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो रन टाइम एरर आ रहा है तो सोच लो कहीं पर भी एरे यूज करो तो इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा होगा, या कहीं डिवाइड बाय जीरो कर रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं की वजह से आते हैं रन टाइम एरर मेनली। ठीक है, ओके। तो हमने एरर समझ लिए, कंपाइलेशन एरर देख लिया, एंड टाइम लिमिट एक्सीड देख लिया, एक्सेप्टेड देख लिया। एक और होता है हमारा रॉन्ग आंसर। सो जैसे ही तुम्हारा रॉन्ग आंसर है, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले अपने कोड को ध्यान से देखना है कि भाई मेरा कोड सारे टेस्ट केस के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल इनपुट एंड सैंपल आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग सही आ रहा है। अगर वो सही आ रहा है, उसके बाद खुद से सोचना है कुछ कुछ कॉर्नर केसेस पे कि एक्चुअली उन पे फेल ना हो। ठीक है, खुद से सोचो, कॉर्नर से सोचना मेन टास्क वही होता है कि कॉर्नर केस पे सही चलना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सोल्यूशन सही चल रहा है, सो देयर कैन बी फ्यू रॉन्ग आंसर जिनकी वजह से, जो तुम्हें लगता है कि सही चल रहा है बट तुमने कोड वाइज थोड़ी सी गलती कर दी है, उनकी वजह से रॉन्ग आंसर आ सकता है। वो भी देखेंगे कौन कौन से हैं। अदरवाइज तुम्हारे को खुद पता होता है कि तुम्हारा सोल्यूशन वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। अगर तुम्हारे को जरा सा भी डाउट हो रहा है खुद भी कि यार मेरा सोल्यूशन शायद उसमें फंस जाएगा, तो वो डाउट होते ही तुम समझ लो कि तुम्हारा सोल्यूशन रॉन्ग आंसर आएगा। व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ डाउट, समझ लो तुम्हारा रॉन्ग आंसर आएगा। डाउट नहीं आना चाहिए, अगर डाउट आ रहा है तो समझ लो रॉन्ग आंसर आएगा। इसको याद रखना, यू विल ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा कोड एकदम सही चलेगा। अब देखते हैं कि कोड वाइज रॉन्ग आंसर कैसे आ सकता है। सो कोड वाइज रॉन्ग आंसर कैन बी कम ड्यू टू sometimes it can happen is तुम इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मान लो कहीं ना कहीं तुम्हारे जो दो इंटीजर्स को ऐड करना है, वो ऐड करके समथिंग लाइक लॉन्ग में जा रहे हैं, या a इंटू बी करने पे इंटीजर इंटू इंटीजर 10⁸ इंटू 10⁸ समथिंग 10⁻16 बन रहा है, और इसको तुम एक इंटीजर में स्टोर कर रहे हो। सो वो कुछ नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने लग जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वो 10⁻16 बना है लेकिन वो एक्चुअली इंटीजर की रेंज से बाहर है। सो वो कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर उठाने लग जाएगा। ठीक है, सो ये 10⁻16 करने के लिए यू विल हैव टू स्टोर देम इनटू अ लॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखना है कहीं पर भी ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों के दोनों क्रॉस ना कर जाए इंटीजर की रेंज को। ठीक है, एक एरर इसकी वजह से हो सकता है। ऐसे ही कई बार हो सकता है फ्लोट और डबल्स में। फ्लोट और डबल्स में क्या हो सकता है, यार तुमने सोचा था फ्लोट बट वो क्रॉस कर रहा है डबल में आ रही है वैल्यू, कि उसकी प्रिसीजन हमें और ज्यादा लेनी है। सो वो कह रहे हैं प्रिसीजन 10 तक लेनी है, तुम्हारे फ्लोट में आई 8 तक सकती है। सो उस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी प्रिसीजन कहाँ तक लेनी है, एंड डबल में स्टोर करना है या नहीं लेना। जैसे लॉन्ग का लेना होता है, ऐसे डबल में हो सकता है। दो फ्लोट को मल्टीप्लाई करा तो हो सकता है वो डबल में स्टोर करना पड़े। ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखना है कि फ्लोट और इंटीजर्स का कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हमारे सही आने चाहिए। ठीक है, एक और केस जब रॉन्ग आंसर आ सकता है, व्हाट इट कैन बी इज यू आर यूजिंग अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। सो जनरली C++ में आ जाते हैं ये। लाइक तुमने इंट सम लिखा एंड बाद में उसको प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, सो वो सम वाली वैल्यू कभी यूज ही नहीं हुई। सो तुम्हारे कोड में तुम गलती से उसको इनिशियलाइज करना या जीरो से या कुछ करना भूल गए हो। ठीक है, सो यू आर यूजिंग द अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स स्पेशली इन C++। ठीक है, तो उस केस में रॉन्ग आंसर आ सकता है बिकॉज वो सम की कोई रैंडम वैल्यू ले लेगा। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आई थिंक इन सब के अलावा हम रन टाइम एरर देख चुके हैं, हम रॉन्ग आंसर देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ भी एरर आ रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारे कोड के लॉजिक में गड़बड़ है, उसको ध्यान से देख लो। एक और बारी देख लो खुद से कॉर्नर केसेस, एक और बारी खुद से देख लो सब कुछ सही चल रहा है। तुम्हें अगर खुद पे कोई भी डाउट हो रहा है देन यू नीड टू रियलाइज कि कहीं ना कहीं तुम सोचना भूल रहे हो, देन तुम्हारे कुछ लॉजिक में ही गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, सो रॉन्ग आंसर कैन बी कोड वाइज इन केसेस में हो सकता है, बाकी केसेस में इतना नहीं हो सकता। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है।
ठीक है. सो वी हैव रियलाइज कि एक्चुअली एरर क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या आ सकते हैं. वी हैव वर्कड आउट ऑन, हमने एनालाइज करके समझ लिया कि कब कब क्या आ सकता है. एंड आई थिंक वी आर रेडी नाउ टू मूव ऑन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. Hi, so in this lecture we are going to discuss that what all languages we should use in computer programming and what are the prerequisites for this course, that things which you should know before starting the course and should revise all the things before starting the course. Okay, so सबसे पहले लैंग्वेजेस की बात करते हैं. सो लैंग्वेजेस जनरली वी यूज़ C++ और जावा अकॉर्डिंग टू यू. किसी को C++ आती है, इट्स वेल एंड गुड. किसी को जावा आती है, इट्स ऑल्सो वेल एंड गुड. ठीक है, सो एज सच कोई फाइट नहीं है. C++ और जावा जनरली यही यूज़ करते हैं हम लोग, C++ एंड जावा. आई विल बी कोडिंग इन द वी विल बी कोडिंग इन द कोर्स इन C++ मोस्ट प्रोबेबली. एंड एज सच कोई फाइट नहीं है, बिकॉज हम लोग फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे. ठीक है, सो किसी को जावा में कोड करना है तो जावा में कोड करना उसको आता है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतना अप्रोच में डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज जावा और C++ का कोड ऑलमोस्ट 80% टाइम सिमिलर होता है. ठीक है, सो थोड़ा सा अगर फर्क होता है तो वो कुछ पॉइंटर्स का होता है. एंड इफ समबडी वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम जावा टू C++, he or she is always welcome. We have uploaded lectures of pointers and dynamic allocation, जो बस वही चीज़ें आनी चाहिए C++ में शिफ्ट करने के लिए, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम होती है जावा एंड C++. एंड इफ somebody does not want to shift, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके. ऐसा लगता है हमारे को कि जावा थोड़ा सा स्लो होता है C++ से, इट्स एक्चुअली इट इज़. बट इन कॉन्टेस्ट मतलब उतना जो वेरिएशन आता है उतना जावा का ख्याल रखा जाता है. ठीक है, सो व्हाट द टाइम लिमिट सेट इज अकॉर्डिंग टू द जावा. ठीक है, सो ऐसा कोई फाइट नहीं आएगी कॉन्टेस्ट में, कभी कोई फाइट नहीं आएगी. इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों की मेंटालिटी है कि C++ में कोड फास्ट होता है. बिल्कुल होता है जावा से, बट जहाँ पर भी हमें काम करना है वहाँ जावा का कॉरस्पॉन्डिंग ख्याल रखा जाएगा. ठीक है, उस सच में ऐसा सच में कोई इशू नहीं आएगा. ठीक है, जावा इज एक्चुअली गुड फॉर बिग इंटीजर्स एज वेल. सो जावा के भी अपने एडवांटेजेस हैं, C++ के भी अपने एडवांटेजेस हैं, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाइज सब कुछ किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है. एज सच कोई फाइट नहीं है, सब कुछ किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग C++ जावा में कर रहे होंगे, हम लोग C++ में कर रहे होंगे थ्रू आउट द कोर्स. एंड वी विल बी कोडिंग अकॉर्डिंग टू यू विल बी कोडिंग इन C++ और जावा अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज. ठीक है, कोई फाइट नहीं आएगी. किसी को कोई फाइट हो, ही और शी कैन मेल ऑन parik@coding.in. हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या करना चाहिए. एंड मैंने बता दिया, किसी को शिफ्ट करना है फ्रॉम जावा टू C++, कर सकता है वो बिल्कुल बाय सीइंग द वीडियोस ऑफ पॉइंटर्स इन डायनेमिक एलोकेशन. ठीक है, वरना कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली ओके. अपने लैंग्वेज में कोड करो एंड गो ऑन. ठीक है, एक एक्चुअली पाइथन का एडवांटेज सबको लगता है कि बिग इंटीजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. बिल्कुल होता है, काफ़ी बड़े बड़े इंटीजर्स का अगर हमें इनपुट लेना होता है तो हम पाइथन को यूज़ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है. C++ जावा में भी सारे कोड हो सकते हैं. ठीक है, सो बिग इंटीजर्स का इनपुट लेने में दूसरे तरीके से लेंगे, हम स्ट्रिंग में लेंगे या कुछ और तरीके से इनपुट लेंगे, बट हो सब में सकता है. लॉजिक डिफरेंट लगेगा, पाइथन में सिंपल लॉजिक से हो सकता है कुछ बिग इंटीजर्स के लिए. सो कुछ क्वेश्चन में अगर हम होगा तो हम देख लेंगे कि पाइथन के थ्रू कैसे हैंडल करना होता है, बट बहुत कम है. मतलब 1-2 क्वेश्चन में ऐसा काम आ जाता है बिग इंटीजर्स के लिए कि कॉन्टेस्ट में उससे जल्दी हो जाता है पाइथन से. ठीक है, सो हम देख लेंगे कि कॉन्टेस्ट में अगर ऐसा होगा, किसी जल्दी होता होगा तो किस टाइप की प्रॉब्लम में होगा, वी विल डिस्कस इन दैट प्रॉब्लम. ठीक है, बाकी ऐसा कोई फाइट नहीं है. सो जनरली हम लोग C++ और जावा यूज़ कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द कोर्स, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यू वांट टू यूज़. एंड मैं जनरली C++ में कर रहा हूँ. पाइथन के एक आध एडवांटेज है वो क्वेश्चन में देख लेंगे. ओके, सो
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्री रिक्वेस्ट फॉर द कोर्स, जो तुम्हारे को कोर्स से पहले, शुरू करने से पहले ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर दे? सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड रिकर्जन। सो कुछ सर्चिंग के एल्गोरिथम, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम एंड रिकर्जन, ठीक है। सो सबसे पहले है बाइनरी सर्च। सब लोगों को बाइनरी सर्च के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है बाइनरी सर्च, एंड एक्चुअली दे शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च, ठीक है। नहीं पता, गो एंड गूगल इट, करो उसको। किसी को कोड करना आता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसको समझो एंड करो उसको कोड। तो एक्चुअली आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें बाइनरी सर्च कोड करना आता हो, ओके। दीज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, ये तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, क्या लॉजिक है उनके पीछे, क्या एल्गो है, एंड एक्चुअली यू शुड नो हाउ टू कोड देम, ठीक है। ये तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ढंग से पता हो, सो यू शुड हैव अ प्रैक्टिस। मतलब आई शुड एक्सपेक्ट कि हाँ तुम्हारे को कोड करना अच्छे से आता है एंड तुम्हें एल्गो सोचना आता है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एल्गोरिथम्स जो सबको आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकर्जन। सबको रिकर्जन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आनी चाहिए, कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्जन, हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम यूजिंग अ रिकर्जन। सो सबका रिकर्सिव माइंड दिमाग में रहना चाहिए कि रिकर्सिवली कैसे सोचते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ था, इट्स अ वेरी बेसिक प्री रिक्विजिट। बहुत सारे क्वेश्चंस में रिकर्जन लग रहा होता है। इट्स अ बेसिक प्री रिक्विजिट कि तुम्हें रिकर्सिवली सोचना आना चाहिए, ओके। तो नहीं आता, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो एंड इट शुड ऑलवेज हेल्प यू, बिकॉज लेटर ऑन क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी तुम्हें लगेगा यार पहले ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो कोर्स शुरू होने से पहले, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने से पहले ये सबको आनी चाहिए, ओके। सो रिकर्जन सोचना सबको आना चाहिए, ओके। लेट्स नेक्स्ट इज मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। Merge sort and quick sort are the recursive algorithms, are actually divide and conquer algorithm. So divide and conquer के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, एंड एक्चुअली इस algorithms को एक्चुअली सोचते कैसे हैं, क्या उनके पीछे अप्रोच है, एंड एक्चुअली उनको कोड कैसे करते हैं, ये सब ये आना चाहिए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए सारी चीज़ें, एंड इट ऑलवेज हेल्प यू। तुम्हारा थोड़े बहुत algorithms को कोड करना तुम्हारे को आ जाएगा, एंड इट ऑलवेज हेल्प यू कि तुमने उसको कोड करा हुआ है, ठीक है। तो यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरे को ये सब तो अच्छे से आते हैं, okay. So these are actually about the algorithms you should always know. बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। किसी में भी कोई भी डाउट आ रहा है एक बार कर लो उसको, खुद से समझ लो एंड देन मूव ऑन, ओके। रिकर्जन आना चाहिए, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट अच्छे से करना आना चाहिए, ओके। क्विक सॉर्ट में पार्टीशन टेक्निक ढंग से समझ में आनी चाहिए, मर्ज सॉर्ट में मर्जिंग टेक्निक ढंग से समझ में आनी चाहिए। सो इफ समबडी डज नॉट नो, ही शुड गो एंड गूगल इट एंड की कैसे करते हैं मर्ज सॉर्ट, कैसे करते हैं क्विक सॉर्ट, ढंग से आना चाहिए, ओके। Now, these all about the algorithms. Now, what are the data structures you should always know? ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स सबको आने चाहिए। सबको आने का मतलब क्या है, पता होना चाहिए कि क्या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इन डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये अच्छे से आना चाहिए, एंड एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी होनी चाहिए, कि इन डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके मैंने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, ओके। सो ये सबको आना चाहिए। व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर्स? एरेज एंड स्ट्रिंग्स। So what are arrays, what are strings, how to use them and how to apply them to a problem, ये सबको आना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स ऑन arrays करके देख लो, कुछ प्रॉब्लम्स ऑन strings करके देख लो। These are the basic prerequisites कि ये सबको करना आना चाहिए, तभी हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छे से कर पाएंगे, ओके। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, सो उसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे बनती है लिंक लिस्ट। अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ लिंक लिस्ट, तो कैसे करेंगे उसको, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स वेयर वी शुड यूज़, कि लिंक लिस्ट को यूज़ करके सॉल्व करना चाहिए। तो ये सबको पता होना चाहिए कि कब कब यूज़ कर सकते हैं, ओके। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर डेटा स्ट्रक्चर के पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज स्टैक्स एंड क्यूज। व्हाट आर स्टैक्स, व्हाट आर क्यूज, how to implement them using arrays, how to implement them using linked list, different variations पता होना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज वेल एंड फॉर योर टेक्निकल इंटरव्यू एज वेल, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू ऑलवेज इन योर लाइफ, ठीक है। ये सब चीज़ें लाइफ में सबको आनी चाहिए कि स्टैक्स एंड क्यूज कैसे बनते हैं एंड एक्चुअली कैसे उनको इंप्लीमेंट करते हैं कोड वाइज। सो किसी को डाउट हो रहा है, एक बार कोड करके देख लो कि एक्चुअली कैसे करते हैं, उनको पढ़ के देख लो कि क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, उसको कैसे करते हैं, बिकॉज ये आ जाएगा तो हम लोग अच्छे से कोर्स कर पाएंगे। वरना एक से सच में ऐसी आएगी, यू विल स्टक कि यार पहले ये तो पढ़ो स्टैक क्या होता है, पहले ये तो पढ़ो क्यू क्या होता है। तो वो स्टेज नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही हमारे ये कवर अप होने चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रीज। सो ट्रीज इंक्लूड जेनरिक ट्रीज, बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है।
सो ये तीनों क्या होते हैं, कब यूज़ करते हैं एंड कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सबको आना चाहिए। एंड एक दो तीन प्रॉब्लम सबको करी भी होनी चाहिए इन डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके, कि ये प्रॉब्लम मैंने ट्री के साथ सॉल्व करी, ये प्रॉब्लम मैंने लिंक लिस्ट के थ्रू सॉल्व करी, ये प्रॉब्लम मैंने स्टैक्स के थ्रू सॉल्व करी। सो कुछ प्रॉब्लम्स का यूज़ कर लोगे, सो एक्चुअली यू विल बी इन अ गुड वे कि हाँ कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग सोच पाएंगे कि यहाँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होना है। ठीक है, सो ये डेटा स्ट्रक्चर हमारे कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं एंड एक्चुअली यू शुड नो ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं एंड क्या इनका मतलब होता है। ओके, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ्स, यू विल बी कवरिंग ग्राफ्स फ्रॉम स्क्रैच एज वेल, बट आई शुड एक्सपेक्ट कि तुम्हें ग्राफ्स के बारे में पता हो एंड एक्चुअली थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखा हो कि ग्राफ्स बनाते कैसे, ग्राफ्स के यूज केसेस क्या है। ठीक है, वी विल बी कवरिंग ग्राफ्स फ्रॉम स्क्रैच ओनली, बट आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ग्राफ्स में क्या क्या एल्गोरिथम्स होती हैं, ग्राफ्स में क्या क्या यूज केसेस हैं, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और दीज आर ऑल द बेसिक प्रीरिक्विजिट्स। क्या क्या थे? सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्जन। सर्चिंग में बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। कोई भी तुम्हारे को लग रहा है कि यार ये मेरे को ढंग से याद नहीं है, उसको एक बार पढ़ के देख लो एंड एक्चुअली इसको एक बार कोड करके देख लो कि इसको एक्चुअली करते कैसे। फिर रिकर्जन, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। रिकर्सिवली एल्गोरिथम्स को, रिकर्सिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट को रिकर्सिवली करना आना चाहिए कोड वाइज। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग कोड भी कर सकते हो, बिकॉज कंप्यूटर में एक्चुअली लिखना तो कोड ही है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि तुम लोग इनको अच्छे से कोड करके देख लो, एक्चुअली इनको रन करके देख लो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। एंड डेटा स्ट्रक्चर हमने क्या सोचा था? एरेज एंड स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ्स। इन डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू अगर तुमने प्ले अराउंड करा हुआ है, सो यू शुड बी इन अ गुड स्टेट टू अप्रोच टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तभी मजा आता है कि हाँ ये सब चीजें मुझे अब अच्छे से आती हैं, अब आई वांट टू गो टू द एडवांस लेवल। ओके, सब मजा आता है कि बेसिक तुम्हारे क्लियर है, नाउ गो टू द एडवांस लेवल। ठीक है, ओके, थैंक। Hi, so in this video we will be learning to use STL on various data structures. So what is STL? STL full form is Standard Template Library. So first we will discuss कि ये Standard Template Library होता क्या है, क्यों चाहिए एंड इससे क्या फायदे हैं। ठीक है, so STL is Standard Template Library. Standard Template ठीक है, in this video we will be learning STL for various data structures. So what is STL is, देखो we are going for various contests, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। we will be using various data structures to solve the problems. ठीक है, so हम किसी टाइम पे मेरे को कभी स्टैक चाहिए, कभी हीप चाहिए, कभी लिंक लिस्ट चाहिए, कभी कोई एरे चाहिए, कभी स्ट्रिंग चाहिए। सो हम ये थोड़ी ना कि अब जैसे स्टैक चाहिए तो हम ये थोड़ी ना कि अब पूरा स्टैक वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें कि एक्चुअली स्टैक कैसे यूज़ हुआ है। वी वांट समथिंग कि हमारा कोड कहीं स्टैक का बना हुआ है एंड उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज वो लेस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है।
ठीक है। सो ऐसी स्टैक है, ऐसी क्यू है, किसी में कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, किसी में कोई डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। सो फॉर दीज टाइप्स हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइम चाहिए तो हमें कॉन्टेक्स्ट में जाके पहले स्टैक को यूज़ करना है तो पहले स्टैक को इंप्लीमेंट करो। नहीं, ट्री को यूज़ करना है तो पहले ट्री को इंप्लीमेंट करो। लिंक लिस्ट को यूज़ करना है तो पहले लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करो, है ना। सो वी डोंट वांट दैट। सो इन द कॉन्टेक्स्ट दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ तुम्हारे को डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तुमने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, इस प्रॉब्लम कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम कोई डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहते हो, चाहे मैप हो, चाहे एरे हो, चाहे लिंक लिस्ट हो। सो उसके लिए तुम्हारे को बनी बनाई फंक्शनैलिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। वहाँ ये नहीं होना चाहिए तुमसे एक्सपेक्ट करा जाए यार मैप पहले इंप्लीमेंट कर तभी यूज़ कर पाएगा तू, नहीं, वो चीज़ गलत है। सो देयर इज अ library in every language, in C++ and as well as in Java. In Java there is a collection library, in C++ there is an STL. So this is a standard template library. So it has various functionalities. In this video we will be learning for data structures. So it has inbuilt data structures. So someone has implemented various data structures for us in this library which we'll be using for solving the problems. ठीक है। So एक एक करके देखेंगे कि वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इंप्लीमेंटेड हैं, एक बार थोड़ा बहुत उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, वी विल बी प्ले अराउंड देम। देन इतने सारे हैं कि जब भी तुम्हारे को कोई यूज होगा सो यू विल बी अवेलेबल द नेट तुम्हारे पास अवेलेबल होगा एंड तुम देख सकते हो कि तुम्हारे को जोन से भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है वो एक्चुअली कैसे मिलता है, कि कैसे लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड cppreference.com, वहां से तुम उस डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन दे सकते हो कि क्या क्या फंक्शनलिटीज है इन सब डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। वी विल बी लर्निंग अ फ्यू इन दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। What is a vector? So vector is a dynamic array. So generally जब भी array बनाना होता है we generally used to declare the size कि कितने साइज का हमें array चाहिए। So array में contiguous memory होती है ना कि हमें 5 साइज का array चाहिए, so it will give me contiguous size of memory 5 साइज की and मेरे को वो एलिमेंट्स उसमें डालने होंगे, ठीक है। So vector is almost same thing but it's just कि वो dynamic array, तुम्हारे को साइज बताने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली एक एरे बना लेगा, इनबिल्ट एरे बनाता है वो एक्चुअली क्या बोलता है अभी के लिए 2 साइज का है, ठीक है, तुमने 1 और 2 उसमें एलिमेंट डाल दिए, फिर एक और एलिमेंट डालना है, ठीक है, तो वी डॉट कुछ एलिमेंट डालना है तो 3 हम उसमें डाल देंगे। तुम्हें एरे को रिसाइज करना अलाउड है, इस वाले केस में एरे को रिसाइज करना, जब केवल तुम्हारे सिंपल एरे था वहाँ रिसाइज करना अलाउड नहीं था, वेक्टर के केस में अलाउड है। सो इट इज अ जनरली अ डायनेमिक एरे कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डल रहे हैं उस हिसाब से तुम्हारा साइज बढ़ रहा है एरे का, ठीक है। सो वेक्टर के क्या क्या यूज हैं, सब केसेस में हम जनरली बहुत सारे केसेस में वेक्टर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जनरली वेक्टर इज सिंपली अ डायनेमिक एरे जिसमें हम एलिमेंट्स एक एक करके डाल रहे होते हैं। लेट्स सी कि उसमें क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं, ठीक है। सो आई विल गो थ्रू दिस। सो हाउ डू वी इंक्लूड द वेक्टर? देयर इज someone has implemented vector for us, so I will include vector class, ठीक है, I will include the vector class. So for vector class like for array we need what type of array it is, ऐसी vector में vector of int v. If I have declared this it has created a vector v with no elements, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। So if I will try to do this, so ये अभी 5 साइज के array बना देगा, है ना। It will create an array of 5 elements. So for iteration on any data structures, ठीक है, so for iteration on any data structure we use an iterator. So let's for few minutes let's discuss what an iterator is. So what an iterator is nothing but just a pointer to element within range of elements. ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, हमें उस डेटा स्ट्रक्चर के हर एलिमेंट पे इटरेट करना है। सो एट अ करंट पॉइंट ऑफ टाइम what it is pointing it we get through some iterator. Like in case of a vector, if you have a vector of like 5 size, I am pointing to this, so I will get through something like iterator is pointing to this vector. This is a vector v, these are 1 2 3 4 5. If I am using this, so iterator is pointing to this, sometime iterator is pointing to this, sometimes iterator is pointing to this. So iterator is a pointer to an element within a range of elements, है ना। ऐसे ही तुम्हारे स्टैक भी हो सकता है। So like this is a stack, so you have a various data structures,
So iterator is pointing to this, iterator is pointing to this, iterator is pointing to this. So for iterating on various data structures we use an iterator. ठीक है. So हम डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत सारे भी हम देखेंगे इटरेटर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. सो इटरेट करने के लिए on any data structure we want we use an iterator. Iterator is just nothing, it is a pointer to an element within a range of elements. So iterator अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, हमें नेक्स्ट टाइम उसको यहाँ पॉइंट करना है. सो अगर हमारा इटरेटर यहाँ पर है तो हम उसको यहाँ पॉइंट करवा सकते हैं. कैसे? समथिंग लाइक अ प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करके. सो इफ माई इटरेटर object name is it, something like it is pointing to 3 right now. If I will use it plus plus, it will start pointing to the next element in data structure, which is in our case is 4. If I use it plus plus again, it will start pointing to 5. And what element it is pointing, we get through what? Dereference operator star. If I will use star of it will give me 3. It is pointing to 3, but it is not getting, it is getting 3 through what? Dereference operator, which is actually star. If I will use it plus plus and I will use star, I will get 4. So देखते हैं, करके यूज करके देखते हैं, फिर ज्यादा आइडिया होगा. ठीक है. So if I will use this, if I will try to print, so how will I get is how to declare an iterator. I want an iterator on a vector of integers. I want an iterator it. I want an iterator it which is iterating on this vector. ठीक है. सो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का जो भी हम कंटेनर्स यूज करें, तो हम जैसे हम वेक्टर पढ़ेंगे, आगे चल के मैप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम जब एसटीएल की यूज करेंगे तो वी विल ऑलवेज हैव एन इटरेटर ओवर दैट. वो क्या यूज करता होगा? इटरेटिंग ओवर द डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज होता होगा. ठीक है. सो हाउ विल आई यूज दिस? IT को इनिशियलाइज करते हैं. A vector has a functionality called begin. What this begin gives? This is our vector of 5 size. So what this begin is pointing to this. So begin gives an iterator pointing to the first element of vector. So IT is pointing currently right now here. So if I will write here IT is equal to v dot begin, and IT को कहाँ तक लेके जाना है? There is a functionality called end. So there is a functionality called end which is pointing to next position of last element of vector. So when IT is moving one by one, when it goes to dot end function, so if it goes to v dot end, it is pointing to the next position of the last element. So this is effectively हमारा पूरा वेक्टर ट्रेवर्स हो गया. So v dot end पे अगर पहुंच गए तो effectively हम एक एक करके सारे एलिमेंट पे पहुंच गए. ठीक है. So we'll go through this. IT is not equal to v dot end. This means अगर हम v dot end पे पहुंच गए तो इसका मतलब हमें रुकना है. So IT जब तक v dot end पे नहीं पहुंचा है तब तक उसको चलाना है एंड एक एक करके IT को प्लस प्लस करना है. तो स्टार्टिंग में 0 पे है, मतलब इफेक्टिवली बिगिन पे है, फिर एक एक करके एंड पे जा रहा है. सो हाउ डू वी गेट द एलिमेंट? वी गेट द एलिमेंट थ्रू स्टार ऑफ IT. सो दिस इज डीरेफरेंस ऑपरेटर कि स्टार कर दो, डीरेफरेंस ऑपरेटर कर दो IT को. सो IT जैसे पॉइंट कर रहा है उस पे वैल्यू क्या है वो लाके दे दो. इफ आई विल यूज दिस, currently what will happen is, currently if I will try to print this, so I'll use this. So अभी सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए एक एक करके 0 0 0. ओके. सो अभी मैंने एलिमेंट उस पर कुछ इंसर्ट ही नहीं करा. ठीक है. सो हाउ कैन आई इंसर्ट इज, सो आई हैव डिक्लेयर्ड एन वेक्टर ऑफ साइज 5. सो मैं एक एक करके, हाउ कैन आई ट्रेवर्स ऑन वेक्टर? I can traverse also like this. I is either using an iterator or I is less than v dot size. I know there is a size of 5 size of array.
So I can go to one by one element and insert some element there. So what I can do is v at I is equal to what? I plus 1. If I will do this, what will this do? It will go, it is creating a vector of size 5. So what it will do is, if I will do this, I is equal to 0 to I less than v dot size, 5 size का array है, and we can access the position as well, v at 0 like an array. तो v at 0 पे ये I plus 1, so 1 2 3 4 5, so I पर I plus 1, I पर I plus 1, एक एक करके सारे एलिमेंट डाल देगा एंड हमारा वेक्टर ये बन जाना चाहिए. So we can access the element in a vector through like an array as well. V at 0 is something like this. ठीक है? So we'll try to run this up. So now it is coming like 1 2 3 4 5. ठीक है? So हमने वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स डालना भी सीख लिया. ठीक है? अब sometimes what will happen is I don't want to declare the size. I want to insert the elements something like this. I don't know the size. So मैं एक एक करके एलिमेंट डालना चाहता हूँ. So what I can use is v dot push underscore back and I am inserting I plus 1. It's the same thing. So v dot push underscore back I plus 1 से क्या हुआ? If I try to print this, again it is coming 1 2 3 4 5. So मैंने वेक्टर का साइज पहले नहीं बताया, मैंने बोला एक एक करके एलिमेंट डाले v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक. सो हाउ डज इट डन इज, पहले उसने v डॉट v बनाया, कोई वेक्टर बनाया, अभी वो कुछ नहीं बना था, उसने बोला v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक i प्लस 1, तो i इज इक्वल टू 0 के लिए 1 डाला. सो एक वेक्टर बनाया, उसने 1 एलिमेंट डाल दिया जो v इसको पॉइंट कर रहा था. फिर v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक यहाँ डाला, फिर v डॉट पुश अंडरस्कोर बैक यहाँ डाला. सो एक एक करके हमने एलिमेंट्स इसमें डाल भी लिए. ठीक है? गेट भी कर सकते हैं हम कैसे? v at I के थ्रू, है ना? सो वी कैन ट्रेवर्स ऑन अ वेक्टर यूजिंग I इज इक्वल टू 0 टू I लेसर देन v डॉट साइज, और वी कैन यूज एन इटरेटर विच विल स्टार्ट फ्रॉम v डॉट बिगिन टू v डॉट एंड. We can use an iterator as well. When we get the iterator, we can use a dereference operator, something like star of it, if this is it, if my iterator name is it. ठीक है? So दोनों तरीके सही है. It's just a way of convention कि हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. हमारे बहुत सारी फंक्शनलिटीज है. You can read more about the vector. हमने थोड़ा थोड़ा प्ले अराउंड करके देख लिया कि एक्चुअली वेक्टर को यूज कैसे करते हैं. ठीक है? हम जनरली अब एरेज नहीं यूज करेंगे, हम जनरली वेक्टर को यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता. कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है कि साइज कितना होगा, हमें नहीं पता होता. हमारे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उस हिसाब से साइज बनता है. ठीक है? ठीक है? सो वी हैव एक्सप्लोर्ड अबाउट द वेक्टर. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स व्हिच इज नोन एज strings. So string is same as a character array. ठीक है? Like we have a array of numbers, we have a character array. String is generally known as collection of characters. So if I want to store my name like Parik here, so I can make a character array and यहाँ पर P A R I K H में डाल सकता हूँ. There is nothing wrong in this. This is my character array. So generally हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे होते हैं कैरेक्टर एरेज पे. लाइक मेरे को पारिक के आगे पारिक प्लस जैन करना है ना? सो मेरे को एक नया एरे बनाना पड़ेगा, बिकॉज एरे को तो मैं रिसाइज कर नहीं सकता हूँ. सो मेरे को एक नया एरे बनाना पड़ेगा एंड उसमें यहाँ जाके JAIN डालना होगा, ऐसा कुछ करना होगा. सो आई हैव टू कॉपी द एरे एंड दिस विल बी माई न्यू एरे. एंड ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं. मैं तुमसे पूछूं पारिक के 3 to 5 के बीच में कौन सी सबस्ट्रिंग है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में क्या कैरेक्टर है, तो तुम जाओगे पूरे एरे में ट्रेवर्स करोगे एंड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जाओगे कि 3 से लेकर 5 तक IKH है ना? ऐसे हम बहुत सारे ऑपरेशंस स्ट्रिंग्स पे कर रहे होते हैं. सो जनरली उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग्स लाइब्रेरी है जो जावा में भी है, C++ में है. सो स्ट्रिंग लाइब्रेरी हम बहुत सारी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम बहुत सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं. बहुत ही काम की लाइब्रेरी है. ठीक है? सो लेट्स सी हाउ स्ट्रिंग्स वर्क. सो लेट्स कमेंट आउट for now this was my vector. Let's include strings.
ठीक है. Let's include a class. Standard template library is a string. So what is a string? Like I want to declare something like string s equal to Marek. ठीक है, मैं ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूँ and I can print the string as like this. ठीक है, सिंपल सा है. It will print Marek. Now let's assume I have something like, I don't want this. I want like string s equal to Marek, and I want the same string s1 with same as s. So I can declare something like this. So it will copy the same string as s into s1. If we'll try to print s1, so बहुत सारी फंक्शनलिटी से हमारे बहुत सारी काम आ जाती है. So हमने दूसरी स्ट्रिंग भी सेम जैसी थी वैसी की वैसे बना ली. एंड आई विल ट्राई टू प्रिंट दिस. सो यहाँ पर एक सेम बनाना है. We'll try to print this. So दो बारी पारेगा. So s1 and s are separate strings and they have the common value. ठीक है. So strings में भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं. Like something like I want something like string s1 and I am doing something like 2 to 4. So what this will do is, this is Marek na. So 0 1 2 3 4 5 6, it will do start from 2 and take next 4 characters into s1. ठीक है. तो s वाले पार्ट का 2 से लेकर 4 लेंथ तक के जो कैरेक्टर्स है वो लाके s2 में स्टोर करते हैं, s1 में स्टोर करते हैं. So what this will do is, so it will, if we'll try to run, it will print RAKH. So 2 से लेकर next 4 characters इसने इसमें प्रिंट कर दिया. करेक्ट. तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं. So it's something like this. I'm using, we have a functionality also called substring. Something like string s2 is equal to s dot substring what? s की substring and 1 से start होके next 4 characters. And if we'll try to print c out s2, what this will do is, so कई बार हम substring यूज कर रहे होते हैं. So if we'll do this, it is the same thing. Next 1 से start होके next 4 characters. So substring हमारे पास एक बहुत सी फंक्शनलिटी है. ऐसी हमारे पास एक फंक्शनलिटी है, if s1 dot compare s2 equal to 0, see out s1 is equal to s2. So there is a compare कि दो स्ट्रिंग सेम है या नहीं, बिकॉज they have the different address, बट हो सकते हैं उनकी वैल्यू सेम हो. else one second, just s1 is not equal to s2. if we will do this, अभी क्या होना चाहिए? अभी देखो s1 में क्या है, s का पार्ट 2,4 तक का, तो इट हैज RIKH, एंड s2 में क्या है, ARIK. So what should be printed? It should print s1 is not equal to s2. Correct? We'll try to run this. RIKH is not equal to ARIK. ठीक है, s1 की वैल्यू प्रिंट करी एंड उसको is not equal to ARIK. Now if we'll try to run this, something like 2,4, it's the same thing now. So what should be printed is RIKH is equal to RIKH. So I think this is working fine. हमने कंपैरिजन भी सीख लिया दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, तो इट इज अ फंक्शनलिटी कंपेयर. सो बहुत सारे फंक्शन है, हम बहुत सारे फंक्शन पे काम कर सकते हैं. देयर इज अ डॉट लेंथ फंक्शन जो मुझे पूरे लेंथ बता देता है स्ट्रिंग की. सो यू कैन लर्न वेरियस फंक्शंस ऑन द साइट cppreference.com, बट हम थोड़ा थोड़ा प्ले अराउंड करके देख रहे हैं. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी हैव प्ले अराउंड वेक्टर्स एंड स्ट्रिंग, एंड थोड़ा STL के बारे में पढ़ा कि क्यों चाहिए एंड क्यों जरूरत है, एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हमने वेक्टर्स एंड स्ट्रिंग को देखा. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो विल बी एक्सप्लोरिंग 2 or 3 डेटा स्ट्रक्चर्स मोर, एंड देन वी विल मूव ऑन यूजिंग देम. ठीक है. थैंक यू.
हाय, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट द वेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर. हमने उनको थोड़ा एक्सप्लोर करके भी देखा था. इन दिस लेक्चर वी विल बी एक्सप्लोरिंग अ पेयर क्लास एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग टू मोर डेटा स्ट्रक्चर, नेमली सेट एंड मैप. ठीक है, सो उनके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे होंगे. ये क्योंकि बहुत कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वेक्टर, स्ट्रिंग, मैप, सेट. ये हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आ रहे होते हैं. ठीक है, और भी काम आ रहे होते हैं, बट यू कैन लर्न अबाउट देम योरसेल्फ आफ्टर दिस. So you can learn on cppreference.com and Java they can learn on collections classes, which they have a particular website for them. Okay, so let's see what a pair class is. So pair classes, we have a pair class. In many problems we use a pair class, something like this is associated with this, Parik is associated with number 23 and Siddhant is associated with number 30. We use a pair of objects. So in any class we use a pair of objects. Like we want to insert a vector which is of pair, like height and weight of a person. So we have a vector of pairs. So in every vector there is a pair of height and weight. There is a pair of height and weight. So बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, कई जगह बहुत सारे हम पेयर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जनरली दो चीज़ों के लिए. सो हम दो चीज़ों को एसोसिएट करने के लिए हम क्लास बना सकते हैं खुद से, पेयर क्लास, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनलिटी पे वर्कआउट कर सकते हैं. सो किसी ने हमारे लिए ये पेयर क्लास बनाई हुई है. सो उसने सिंपल सा बताया हुआ है कि एक्चुअली पेयर क्लास इंसर्ट कैसे करते हैं, किस किस टाइप के पेयर बना सकते हैं. वी कैन अ पेयर ऑफ इंट कॉमा कैर, we can have a pair of int comma some object, we can have a pair of object comma object, we can have a pair of anything between two objects is actually our pair. It can be of data type, it can be of object. ठीक है, तो different टाइप की चीज़ हो सकती हैं. So let's explore basics सा कैसे कर सकते हैं. So this was our string class. So let's move to string and let's comment out this one now. So now let's explore a pair class. ठीक है, so for pair class we have a class named utility. We have a header named utility. इसने हमारे को pair दे रखा है. What it uses, pair of, like I'm creating pair of int comma char. ठीक है, I need to declare like this. We want a pair of int comma char, or I can declare something like pair of int comma char p2 and 1 comma a. This will initialize my pair with integer 1 and corresponding character a. ठीक है, so let's now to print p2. How can I access the first element? p2 dot first. And how will I access the second element? p2 dot second. Correct? This is how this has been happened. So how to access the first element is first and dot first and second element through p2 dot second. If I try to print this is my first element, this is my second element. So simple है, p1 dot first and p2 dot second से corresponding first and second element मिल जाते हैं and ऐसे पेयर को डिक्लेयर कर देते हैं. Now मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं करा, I want to declare after this. How can I do this is I can write a functionality called make underscore pair, and let's declare this 2 comma b, and now let's try to print p not first and p dot second. Well, to print this it actually make a pair. तो p2 ने p के अंदर make underscore pair से हम actually ऐसे pair बना सकते हैं, make underscore pair 2 comma b, something like this. So इससे हमारे डायरेक्ट एक साथ हमारे फंक्शनलिटी से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू असाइन हो जाती है. ठीक है, सिंपल सी पेयर क्लास, हम बहुत सारे फंक्शनलिटी को यूज करके हम पेयर क्लास बना सकते हैं. इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसीजर. ठीक है, तो पेयर क्लास के लिए मेनली इतना ही आना चाहिए कैसे यूज करते हैं. लेट्स मूव फर्दर. नाउ there is a data structure called set. What is a set? Set is a mathematical term. तो actually क्या होता है, set contains all unique values. So एक set में in a computer set 1 2 3 4 5 अगर elements हैं, so कोई और 1 नहीं हो सकता, कोई और 5 नहीं हो सकता. This cannot happen. Set can only contain one value and only one time. ठीक है, सो जनरली हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमारे को क्या होता है, सेट कहाँ यूज होता है कि यार ये वैल्यू एरे में है या नहीं,
या ये वैल्यू सेट में है या नहीं। सो हमने क्या करा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ कुछ डाली है एंड वी वांट टू चेक कि हमने जो सी वैल्यू डाली है उनमें ये वाली वैल्यू है या नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसा होता है ना कि यार ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, सेट यूज़ करते हैं। सिंपल फंक्शनैलिटी है, सारी यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, इट हैज़ ओनली की ओनली, दीज ऑल आर कॉल्ड द कीज ऑफ सेट। ठीक है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कीज, कि सेट में जो सी भी एलिमेंट्स वो सारी कीज होती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें ढूंढना है तो हम कर सकते हैं एंड इट विल ओनली हैव यूनिक वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू गो थ्रू, लेट्स एक्सप्लोर सेट। So if I will try to do that, I will include a set class. ठीक है, now I'm exploring set. Let's do that. ठीक है, चलो let's explore set. So how to declare a set? I want a declaration of set like something like this. ठीक है, now let's have an array value something like 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने ये array में ये वाली वैल्यूज डाल दी हैं, ये वाली array में सारी वैल्यूज डाल दी हैं। so if I'll try to I am going one by one element of array and I am inserting them into a set. So I have a function called insert. What it does do that insert an element into the set. ठीक है, array at ith वाले एलिमेंट को मैंने सेट में डाल दिया। सो हमारे सेट में कौन कौन से एलिमेंट डालने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। नाउ आई हैव टू इटरेट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ना। So I does not have any iterator, so we want to use an iterator. I does not have any value like size or something, we want to use an iterator. So how does iterator happens, set of int iterator it, I will go one by one and I will start from where it is equal to s dot begin and I am going till end, it is not equal to s dot end it प्लस प्लस। ठीक है ना, सेट में तो किसी टाइप की वैल्यू हो सकती है ना, तो दिस इज नॉट ऑफ इंटीजर ओनली टाइप्स। ठीक है ना, तो इसके इंडेक्सेस कुछ भी हो सकते हैं, तो सेट में किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकती है। सो इसको इटरेट करते हैं इटरेटर के थ्रू। ठीक है, सो हाउ विल आई गेट द वैल्यू, सी आउट व्हाट स्टार ऑफ it, हाउ विल आई रेफरेंस स्टार ऑफ it के थ्रू। ठीक है, हमने देखा था ना। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ। सो हम एक एक करके इटरेटर पे जा रहे हैं, हमने पहले सेट में वैल्यूज डाल दी, फिर एक एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। सो किस लाइन जा रहा है, अच्छा now it is happening. So 1 2 3 4 5 6 these all are the elements of set 1 5 एक ही बार है। ठीक है, if I need to find the element, so there is a functionality called find. So if s dot find, I am finding something like 6, I am finding set में find element है या नहीं, so it returns an iterator. If it not happens is equal to s dot end, so then see out element not found, and if the element is there else see out element found. ठीक है, मैं सेट में चेक कर रहा हूँ एलिमेंट है नहीं, तो I have a find function. So find returns an actual iterator. If the iterator does not have the element, it points to the last element, it points to the next element over the last. So नहीं मिलता। सो हमने एंड देखा था ना, इटरेटर अगर एंड पे पहुंच जाता है इसका मतलब हम लास्ट से पहुंच गए, हमें कहीं नहीं मिला। सो अगर एलिमेंट नहीं होता एक्चुअली हमें कैसे मिलता है, इसके थ्रू, इटरेटर के थ्रू। सो s dot find 6 is returning element found, element found. So if I will try to run now, कि 6 तो है ना उसमें, now let's try to run for element found, and let's try to run for
s dot find something like 7. So if I will try to print this, so element not found, ठीक है ना, it is an iterator. If it is pointing to s dot end, इसका मतलब element not found. If it is pointing something elsewhere, it is actually printing the element found. Correct? So simple है, बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं. जनरली सेट में हम ये इसी के थ्रू यूज कर रहे होते हैं कि एलिमेंट है या नहीं. सो जनरली हम फाइंड का यूज कर रहे होते हैं. एलिमेंट इंसर्ट करना हमें आ गया, एस डॉट इंसर्ट, एस डॉट फाइंड, समथिंग लाइक ऑल दिस वी कैन यूज. सो ये सब बेसिक फंक्शनलिटीज थी सेट की. यू कैन एक्सप्लोर मोर फंक्शंस, यू कैन सी और फंक्शनलिटीज. सो जनरली सेट इज इम्प्लीमेंटेड इन C++ यूजिंग अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, है ना. सो जनरली बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लगता है, लॉग एन टाइम लगता है ना, जिस भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है. सो वही फंक्शनलिटी है बिल्कुल जैसे बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री. सोचना कि पीछे इंप्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू है तो एक्चुअली कितना टाइम लग रहा हो हर एक एलिमेंट को. सो इंसर्ट करने में लॉग एन, लाइक इन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री एवरीथिंग इज इंसर्टेड इन लॉग एन टाइम. ऐसे ही फाइंड करने में भी लॉग एन टाइम. सो इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक बाइनरी सर्च ट्री. पीछे इंप्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू है बट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड करके दिया हुआ है तुम्हारे को C++ में. क्यों? बिकॉज जनरली हम लोग बहुत सारी जो फंक्शनलिटीज होती है कि ये एलिमेंट है या नहीं, ये एलिमेंट है या नहीं, उसके लिए हम सेट यूज कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है. सो सेट हो गया. लेट्स मूव ऑन टू वन मोर फंक्शनलिटी जो भी बहुत बहुत ज्यादा यूज होती है, इज एक्चुअली मैप. ठीक है. सो व्हाट इज अ मैप? सो जनरली अभी हमने इसमें क्या करा था, हमने एक्चुअली इसमें करा था कि 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स डाल दिए थे. ये सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं, सारे एक एक बारी ही सेट में डले होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग बस ये डाला होगा कि ये सेट में है या नहीं है. यही फंक्शनलिटी यूज कर पा रहे थे ना हम सेट के लिए, है ना. सो व्हाट मैप डज इज, आई थिंक सबको पता है. मैप डज इज कि हमें को 1 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करनी है कि वो एरे में कितनी बारी आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 है ना. सो आई वॉन्ट टू स्टोर समथिंग लाइक हर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, यार ये 1 एक ही बारी आ रहा है. अगर एरे ऐसे है, अगर मेरा एरे ऐसे है, सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होना चाहिए, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होना चाहिए, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होना चाहिए, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होना चाहिए, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 होना चाहिए, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होना चाहिए एंड 7 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होना चाहिए कि ये एरे में इतनी बारी ये वाला एलिमेंट इतनी बारी आया. सो आई वॉन्ट टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी एज वेल कि वो एलिमेंट कितनी बारी आया है. ये नहीं स्टोर करना मुझे बस कि वो आया या नहीं आया, आई वांट टू स्टोर कि वो कितनी बारी आया. सो जनरली क्या होता है, देयर इज अ की वैल्यू पेयर. सो उसमें केवल की थी, मैप हैज की वैल्यू पेयर. सो समथिंग लाइक दिस, इट हैज एन एरे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 एज वेल, एक और 5 होता. सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू क्या स्टोर करेगा, 1. दिस इज माई की, दिस इज माई वैल्यू. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, दिस इज माई की, दिस इज माई वैल्यू. सो ऑल माई इंटीजर्स आर की एंड माई फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली वैल्यू. सो मुझे हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 2 चीजें स्टोर करनी है. तो दिस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ मैप कि मुझे किसी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी स्टोर करना है. ऐसे तुम्हारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती थी, तो स्ट्रिंग कॉमा फ्रीक्वेंसी का बना सकते थे. तुम्हें एक स्ट्रिंग लेना ही है, उसमें बताना है कि हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है. तो एक वर्ड बहुत बारी आ रहा है तो यू नीड टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी एज वेल. सो बहुत सारे यूज केसेस हैं. सो लेट्स यूज कि एक्चुअली मैप इनबिल्ट वाला कैसे यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स यूज दैट. सो वो मेरे को इंक्लूड करना होता है hash include map. Correct. So let's take the same array for now and array this. So this is my array, something like this. I want to store the frequency as well na in the map. So how does a map is, हर एक इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है. सो आई हैव अ मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर. अगर ऐसे कैरेक्टर होता है तो वी कैन हैव अ कैरेक्टर एरे एज वेल. मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर एंड हैव अ मैप, एम है उसका मैप. ठीक है. व्हाट आई एम गोइंग इज फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, I am inserting a value into the map. Correct. So what I can do is I can do something like m dot insert make underscore pair. For inserting into the map, I want to insert a pair की comma value के corresponding. So I want to make a pair corresponding to what, 1, 1. If the element already exists, I want to increment that value. So I will not use the insert function. First we will explore something like m at what. I want to insert corresponding value. So m at array at ith. Array at ith is what,
कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें बनाना है, यू कैन एक्सेस द एलिमेंट थ्रू दिस. सो m at this what प्लस प्लस, और यू कैन से समथिंग लाइक m at, इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, i ith प्लस 1. ठीक है. सो इसको करने से हुआ क्या है, सो मेरे पास एक एरे था 1 2 3 4 5 6 एंड 5. सो मैं एक एक करके एलिमेंट पे जा रहा हूँ एंड एक मैप मैंने मेंटेन कर लिया m at array ith प्लस प्लस. तो m at 1 प्लस प्लस. सो अभी सब जगह वैल्यू 0 से इनिशियलाइज्ड है. तो m at 1 पे क्या डल गया होगा 1. सेकेंड टाइम पे m at 2 पे 1. थर्ड टाइम पे m at 3 पे 1. फोर्थ टाइम पे m at 4 पे 1. फिफ्थ टाइम पे m at 5 पे 1. सिक्स टाइम पे m at 6 पे 1. सेवन टाइम में m at 5 पे प्लस प्लस. सो ये कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे मैप के अंदर ये वाली वैल्यूज डल गई होंगी. करेक्ट. सो ये एलिमेंट, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम चेंज कर पा रहे हैं. किसके थ्रू, m at array ith से एक्सेस करते हैं, जैसे बिल्कुल एरे के अंदर एक्सेस करते थे. ठीक है. सो आई वांट टू print all the elements of the map. So we will again use the iterator map of int comma int iterator it, and I will start from what it is equal to map dot begin and till what it is not equal to map dot end. It is actually using the same thing as we have discussed, it plus plus, है ना. तो इसके अंदर it जो पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है. सो ये अगर मान लो तुम्हारा मैप है, m at 1 पे 1 रखा है, m at 2 पे 1 रखा है, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग कर करके हमारे की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू रखी है ना. सो it इस पे पॉइंट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर मैप के एलिमेंट पे. मैप के एलिमेंट में क्या क्या है, की एंड वैल्यू है. करेक्ट. तो इफ यू वांट टू एक्सेस द की, तो it जैसे पॉइंटर होता है it डॉट फर्स्ट विल गिव यू की एंड it डॉट सेकेंड विल गिव यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू. तो आई एम गोइंग on the elements of map one by one, but I am accessing the key through what it dot first, and I am accessing the value through what it dot second. Correct. So how will I use this? I am printing something like it dot first and corresponding something like this, and it dot second and end. Correct. If you want to see, so इसके थ्रू हम उसको प्रिंट कर सकते हैं इटरेटर के थ्रू. If I will run this, what I will get is map, sorry, so this is m. तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंड 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है. ठीक है. सो मैप हैज आल्सो समथिंग लाइक अ फाइंड फंक्शन व्हिच आल्सो गिव्स द इटरेटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग इटरेटर विल गिव यू कॉरस्पॉन्डिंग की एंड वैल्यू. सो हर एक का इटरेटर के पास अपना अपना अलग है. सेट के कॉरस्पॉन्डिंग इटरेटर क्या होता था यार, उस पर क्या वैल्यू है, वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग में भी क्या वैल्यू है, बट मैप के अंदर क्या होता है, की और वैल्यू. तो it डॉट फर्स्ट से क्या मिलता है, की, एंड it डॉट सेकंड से क्या मिलता है, वैल्यू. ठीक है. सो मैप में बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती हैं. इंसर्ट होता है, इंसर्ट हम ऐसे ही कर रहे होते हैं जनरली. इफ यू वांट टू यूज समथिंग लाइक आई वांट टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द मैप, सो आई विल पास द की m dot erase 1. I will erase 1, and now if I will try to print the elements of map, what it will do is it is something like this is something like confusion. So let's print cout endl here. ठीक है. So next time 1 is removed, so 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो there is an erase function as well. तो मैप के अंदर कोई रिमूव करना एलिमेंट, we can use a erase function. So there are various function, we can explore one by one. You can read out on cppreference.com, and हम लोग बहुत सारे फंक्शनलिटीज को यूज कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. कई बारी वी नीड टू रियलाइज कि इसमें इरेज कितना टाइम लेता है, फाइंड कितना टाइम लेता है. सो ये वाला जो मैप है ये भी एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू बना है.
ठीक है. सो वी हैव अ लॉग-इन ऑपरेशन फॉर फाइंडिंग, लॉग-इन ऑपरेशन फॉर इंसर्टिंग एंड लॉग-इन ऑपरेशन फॉर डिलीटिंग. ठीक है, लाइक सेम बैलेंस BST. ठीक है. सो ये मैप एक्चुअली हर चीज के लिए लॉग इन ले रहे हैं ना, इंसर्ट, डिलीट एंड फाइंड. देयर इज एन एक्चुअली ऑल्सो अ मैप कॉल्ड अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप. सो ये वाला मैप BST के थ्रू बना है एंड अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप हैश टेबल के थ्रू बना है, हैश टेबल के थ्रू. सो उसके अंदर फाइंड, insert, delete, these all happens in order of one time in average case. In worst case it takes order of n, but in average case it takes order of one time. ठीक है ना. so worst case बहुत कम आता है, तो average case के लिए हम लोग उसको कहते हैं order of one time लेते हैं. so generally हम लोग यूज करते टाइम unordered underscore map को यूज कर रहे होते हैं. so it's just the same convention, it's just the same thing. what it does is, so ये मैप की जगह बस hash include, it has the same functionalities, unordered underscore map लेना होता है and it is the same thing. so what I will do is I will create an unordered underscore map, not map. so this has actually implemented using hash table. It's the same thing, the functionality is same. so this iterator will also happen using that only. if I will run this through now, so it is the same thing happening through that, but इसमें थोड़ा order different आ रहा है ना. so it is implemented using a hash table. तो पहले कुछ और ऑर्डर रह रहा था, इसमें कुछ और ऑर्डर रह रहा है. उसमें वो बैलेंस BST मेंटेन करता था, इसमें ऑर्डर मेंटेन करने की वो चिंता नहीं करता. इट जस्ट कि हैश टेबल के थ्रू इंप्लीमेंट करता है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेता है एवरेज केस में एंड ऑर्डर ऑफ वन टाइम वर्स्ट केस में. ठीक है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के अपने यूज केस है. हम लोग जनरली अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप यूज करेंगे. इट जस्ट सेम थिंग, जैसे मैप यूज होता है वैसे ही अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप होता है, बस पीछे इंप्लीमेंटेशन उसमें हैश टेबल के थ्रू हुई है. तो वी हैव एक्सप्लोर्ड वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स. मैप देख लिया, सेट देख लिया एंड स्ट्रिंग्स देख ली, वेक्टर्स देख लिए, पेयर क्लास देख ली. तो ये मैंने इसलिए समझाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, मैप, स्ट्रिंग्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, सो देयर आर अदर वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स एज वेल. सो व्हाट ऑल आर दे? लाइक यू कैन यूज अ लिस्ट वेक्टर, यू कैन लर्न अबाउट देम. तो ये कुछ है, दिस इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड फॉर डबली लिंक्ड लिस्ट. सो फॉर डबली लिंक्ड लिस्ट यू यूज अ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. दिस इज समथिंग लाइक दिस. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे, मतलब यू शुड लर्न अबाउट देम बाय योरसेल्फ, बट प्रॉब्लम टाइम के टाइम हमें समझ में आ जाएगा कि कब क्या यूज करना है. वी जस्ट लर्न टू यूज STL हियर. ठीक है, क्या 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 एक्चुअली कैसे कैसे बना है हमारे को. ऐसे ही हमारे पास एक स्टैक. तो स्टैक इज एक्चुअली विच ऑलरेडी यू नो अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर. तो स्टैक भी है, क्यू भी है, वी हैव अ प्रायोरिटी क्यू एज वेल. ठीक है ना. सो यू कैन लर्न एंड एक्सप्लोर अबाउट देम योरसेल्फ. तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब एक्चुअली देखेंगे कि एक्चुअली क्या यूज हो रहा है. सो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा. ठीक है, सो ये सब चीजें प्रॉब्लम देंगे तब वी विल फेस, बट अभी के लिए यू कैन जस्ट रीड अबाउट देम कि क्या क्या फंक्शनलिटीज हैं, क्या कितना टाइम ले रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन है, यू कैन सी दैम. ठीक है, so we have explored various data structures for STL. In the next video we will be discussing various functions which are provided by STL. ठीक है, we will learn about them. तक के लिए थोड़ा सा इसके अराउंड तुम भी प्ले अराउंड करके देखो जो मैंने इस क्लास में कहा. देखो कि एक्चुअली मैप के अंदर और क्या क्या फंक्शनलिटीज है, देखो, एक्सप्लोर करो एंड मूव ऑन. ठीक है, थैंक यू.